बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे आप सब लोग? जी तो गाइस, मेरी तो इस टाइम हालत बड़ी ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है। मैं आज सारा दिन यूनिवर्सिटी में थी। सुबह मैं जाग रही हूँ कोई 6:30 पौने 7 की। उससे पहले भी एक दो बार आँख खुली है, क्योंकि मेरी ये पता नहीं क्या गंदी आदत है। जब मैंने यूनिवर्सिटी वगैरह जाना होता है ना, जब एक आधा दिन जाना हो या कोई स्पेसिफिकली उठना हो, तो टाइम जितने बजे का मैंने अलार्म लगाया होता है उससे पहले मेरी आँख खुल जाती है। तो बस मैं तब से जाग रही हूँ। जो आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ, जड़ी बंदी छुट्टियां दे विच अपनी आदत ख़राब करके गंदी आदत पा के बैठी होवे, मतलब कि कोई 11-12 बजे उठने की रूटीन हो, उन सवेरे 6 घंटे पहले उठना पै जाए तो जस्ट इमेजिन। और फिर कल भी रिकॉर्डिंग करते कराते इसको वीडियो को कंपाइल करते हुए वो लग गया था 2 बज गए थे। तो बस फिर आपको अंदाज़ा हो सकता है मेरी इस टाइम क्या हालत हो रही है। और फिर मैं आई हूँ 5:30 बजे, 5:30 बजे से मैं वहाँ से निकली थी। 5:30-6 बजे मैं घर आई हूँ, 6 बज गए थे। तो अब मेरे हालो बेहाल हो रही हूँ मैंने आकर सोने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मेरी बहन आ गई, बच्चे आ गए, तो फिर मैं सो नहीं सकी। तो खैर, ये सारी बकवास करने का ये मकसद था कि आज हो सकता है कैपी छोटी हो जाए, तो जितनी हिम्मत हुई, जितनी पढ़ पाई उतने पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। बाकी मैं आपको पता है कि मुझे आपसे ज़्यादा जल्दी है ये नावल मुकाने की, तो आइए पढ़ते हैं। इस तो बाद मैं पूरा महीना कोई लॉन्ग नावल इंशाल्लाह नहीं स्टार्ट करना। चलें पढ़ते हैं। कुछ इश्क में रंगे जनूबी था, रिटन बाय नाइला तारिक। 4th एपिसोड इसकी पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको ईजिली मिलती रहे और आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए पढ़ते हैं इस नावल की 4th एपिसोड। टाई की नॉट दुरुस्त करते हुए वो बचते हुए इंटरकॉम की सिमत किया था। दूसरी जानिब सिद्धा थी। इन्हें 2 मिनट में अपने आने की इतला देकर इसने स्याह हैंडबैग उठाया और ड्रेसिंग से सेलफोन, वॉलेट और सनग्लासेस समेटता दरवाजे की सिमत बढ़ गया। टावल से चेहरा साफ करती ही वो अचानक ही बाहर निकली थी, मगर अगले ही पल बिदक कर पीछे हटते हुए इसे देखा था, जो हर वक्त ही रुका था। अभी तक गए नहीं तुम दोनों? जल्दी जाओ, वो कुछ हैरानी से बोली। खैरियत तो है? शईस ने जवाबन हैरानी से इसे देखा। मैं आज अपने घर की तरफ जाऊँगी, वो बता रही थी। वहाँ जाकर क्या करोगी? वो तो रेंट पर जा चुका है, वो मज़ीद हैरानी से बोला। तुम भूल रहे हो, जो फैमिली हमारे फ्लैट में है वो मेरी दोस्त के भाई की है। हमारे फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में मेरी दोस्त रहती है, इसने तफसील बताई। वापस तनहा मत आ जाना, शान से कह देना तुम्हें वापस भी ले आएगा, वो ताकीद कर रहा था। अब मैं और इस बेचारे को परेशान नहीं करने वाली, खुद ही आ जाऊँगी, वो फ़ौरन ही बोली थी। हरगिज़ नहीं, इतनी दूर से तुम तनहा हरगिज़ नहीं आओगी, वो नाराज़गी के साथ हदायत कर रहा था। शईस वो बाहर हॉर्न पर हॉर्न दे रहे हैं। सिद्रा की बुलंद आवाज़ पर वो हड़बड़ाकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। शाहरुख आने के 1 अरसे बाद तक अंदर ही अंदर ये गम और गुस्सा ज़रूर सर उठाता था कि एक खालीपन इसकी ज़िंदगी में भी मौजूद है। कभी कभी वो सोचने पर मजबूर हो जाती कि कहीं ना कहीं इसमें ही कुछ कमी है, जो दुनिया के इस हजूम में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे वो अपना दोस्त कह सके। वो दोस्त जो बहुत खालिस होता है, जो सिर्फ अपना होता है, जिसकी आंखें हमारी ज़ात की तमाम भूल भुलैयों में उतर जाएँ। स्कूल और कॉलेज में इसकी दोस्तों का एक ग्रुप रहा था, मगर वो इन सब में एडजस्ट कभी न हो सकी थी। फ़ैशन, ज्वेलरी, अफेयर्स, लड़के पे ये मौज़ूआत इसे उकता देते थे, मगर फिर भी वो मजबूरन ज़ुबान बंद किए टुकर टुकर इन सबके चेहरे देखती और चलती ज़ुबानें सुनती रही थी। ये और बात कि अपने ग्रुप के साथ होने वाले किसी ज़्यादती पर सामने वाले ग्रुप से झगड़ा करने में वो सबसे आगे होती। अपने ग्रुप से इसका ताल्लुक महदूद था, मगर इनके दिफा में वो हद से बढ़ने पर भी तैयार रहती थी। और इसकी यही एक खसूसियत थी जिसकी वजह से स्कूल कॉलेज के दौरान में इसका ग्रुप इसे अपने साथ रखने पर बहुत संजीदा रहा था। मगर वो जानती थी कि अगर ये मुश्किल में गिरफ्तार होगी तो इसके नाम नहाद दोस्तों ने कभी इसकी अफसरदगी का खोज लगाने में वक्त ज़ाया नहीं करना था। होते हैं कुछ ऐसे लोग भी। ये सच इसे अफसरदा और मज़ीद तनहा कर डालता। शईस की आमद ने इसके गम को किसी हद तक कम कर दिया, पर बिल्कुल नहीं। वो हर बात इसे शेयर नहीं कर सकती थी, अपना दिल इसके सामने इस तरह खोल नहीं सकती थी जिस तरह अपनी दोस्त के सामने खोल कर रख सकती थी। और फिर जब इसने इस हकीकत से समझौता कर लिया कि दोस्त जैसा नायाब तोहफ़ा इसकी ज़िंदगी में नहीं मिल सकता, ये बात इस वक्त गलत साबित हुई जब इसके सामने वाले फ्लैट में ज़ैनब की फैमिली आकर आबाद हुई। वो एक आम सी घरेलू लड़की थी, पढ़ाई लिखाई और किताबों से दूर भागने वाली, घर के कामों में गुम रहने वाली। इसका दिल रखने के लिए इसने दोस्ती का हाथ थाम लिया, मगर इससे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं की। मगर इसे अंदाज़ा नहीं था कि आगे जाकर ज़ैनब इसके लिए इतनी अहम हो जाएगी। ज़ैनब इसे बहुत अच्छी तरह नहीं समझ सकी थी, ना ही इसका चेहरा देखकर इसके दिल का हाल जान लेती थी, मगर वो इससे खुश करने के लिए हर काम कर सकती थी। ज़ैनब इसकी खालिद दोस्त थी या नहीं, इस चीज़ पर गौर करने की बजाय वो हमेशा ये कोशिश करती रही अपनी गुफ्तगू अपने इख्तलाक से कि ज़ैनब से अपनी सबसे करीब तरीन बेस्ट फ्रेंड आंखें बंद करके कह सके। वापसी के लिए जब इसने ज़ैनब को अलविदा कहा, इस वक्त दोपहर हो चुकी थी। शाम से पहले वो घर पहुंचना चाहती थी, इसलिए शॉर्टकट के तौर पर इसने दूसरा रास्ता इस्तेमाल किया जो फ्लैट की इमारत के अकवी हिस्से से शुरू होता था। फ्लैट्स की इमारतों का सिलसिला ख़त्म होने के बाद इसके कदम मज़ीद तेज़ हो गई। ये जगह इसके लिए नई नहीं थी, इसलिए इसे किसी किस्म की दिक्कत नहीं थी।
हालांकि शान ने ऑफ़र की थी कि वो वापसी का इरादा हो तो एवा से एक फ़ोन कर दे, वो उसे लेने आ जाएगा, मगर खुद इसे ये मुनासिब नहीं लगा। यूनिवर्सिटी और अकेडमी की मसरूफियात के दौरान ये एक्स्ट्रा टाइम निकालना इसके लिए मुश्किल था, इसलिए वो इनकार कर गई। कॉटन के सफ़ेद चादर सर और वजूद के गिर्द लपेटे शाने पर लटके बैग का स्ट्रिप थामे वो धूप से बचने में नाकाम थी कि सूरज इस वक्त बिल्कुल सर पर मौजूद था। चलते चलते इसकी आंखें नज़र इर्द गिर्द का जायजा भी लेती जा रही थी। इसके दाएं जानिब रहायशी हिस्सा था जहाँ मतवसत तबके के अफराद रहाइश पजीर थे, जबकि बाएं जानिब एक वसी खुला मैदान था। हर सिमत सन्नाटे और वीरानी का राज था। मैदान में बहुत दूर से कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते दिखाई दिए, जिसे रहायशी हिस्से के साथ साथ वो चल रही थी। हर थोड़े फासले पर एक तवील गली मौजूद थी, वहाँ भी इसे इक्का दुक्का बच्चे खेलते दिखाई दिए। कैसे लापरवाह वालिदैन, इतनी दोपहर में बच्चे घर से बाहर रहने कोई फिक्र नहीं। मालूम भी है कि हालात कितने ख़राब होते जा रहे हैं। तासुब के साथ सारी रातें वो सोच कर रहेगी। माथे पर आया पसीना साफ़ करते हुए इसने रास्ते में आती एक और गली पर नज़र दौड़ाई और अगले ही पल वो बुरी तरह चौंकी थी। एक वजह तो वो बच्ची थी जो वो मुश्किल 3 साल की होगी, अपने छोटे छोटे कदम उठाती लड़खड़ाते अंदाज में चल रही थी, मगर चूँकि दूसरी वजह वो मशकूक सा शख्स है जिसकी पुष्ट पर ही वो देख सकती थी। इतनी गर्मी में वो सुरख मफरल अपने सर और गर्दन के गिर्द लपेटे इर्द गिर्द के घरों के बंद दरवाज़ों पर नज़र डालता इस बच्ची की जानिब बढ़ रहा था। सूरत से भागकर वो दीवार की ओट में होगी। ज़रा रुककर इसने झांका था। अगले ही पल इसका दिल 90 की स्पीड से भागने लगा जब इस शख्स ने बहुत आराम से बच्ची के मुंह पर हाथ रखकर इसे उठा लिया था। दीवार से पुश लगाया कि वो साख्त खड़ी थी, इसे कोई बचाव का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। बच्ची की घुट्टी घुट्टी चीखें अब इसे सुनाई दे रही थी। वो जानती थी कोई शख्स यहीं से बाहर आएगा। इसे ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। तेज़ कदमों के साथ बच्ची को बाजुओं में छुपाए वो शख्स गली से बाहर आया था। दूसरी जानिब आज़ादी के लिए हाथ पैर मारती इस बच्ची की खुटी चीखों ने इसका सारा खौफ ख़त्म कर दिया। इस शख्स की पुश्त को घूंसते हुए इसने झुककर 2 बड़े साइज़ के पत्थर उठाए और वक्त ज़ाया किए बगैर एक पत्थर पूरी कुव्वत के साथ इस शख्स के सर पर दे मारा, जिसके बाद इस शख्स की बुलंद कराह उभरी और बच्ची इसके बाजू से निकलकर नीचे गिर पड़ी थी। बच्ची की धाड़ों पर तवज्जो देने की बजाय इसने वो दूसरा पत्थर बड़ी दिलेरी से आगे बढ़कर सीधा इस शख्स की कनपट्टी पर मारा था। सर पर मफलर होने की वजह से शायद वार इतना कारी ना हो, मगर अचानक इस हमले ने शख्स को पैरों पर खड़े रहने के काबिल नहीं छोड़ा था। पलक झपकने में इसने बच्ची को झपट कर गोद में उठाया और अंधाधुंध सी गली के अंदर भागी थी। बच्ची को संभालती वो गिरती पड़ती एक घर के सामने रुकी थी। दरवाज़ा पूरी तरह धड़धड़ाते हुए इसने दाएं बाएं जानिब इस शख्स को देखने की कोशिश की जो अब वहाँ मौजूद है। कौन है आप? इसके वहशी ज़रा चेहरे को देखते हुए वो औरत हैरत से सवाल कर रही थी, जबकि इसके अकब में एक लड़का भी आ चुका था। आप इस बच्ची को जानती हैं? आप इसका घर कहाँ है? मुझे वहाँ जाना है। फूली सांसों के दरमियान इसने रोती मचलती बच्ची का चेहरा सामने किया। अरे ये तो समिया की बेटी, मगर तुम कौन हो इसकी? पहले तो कभी नहीं देखा। वो औरत तज्जुब से बोली। अगर मैं इसकी कुछ होती तो आपसे इसके घर का पता ना पूछ रही होती। अगवा होने वाली थी ये। एक तो खौफ का हमला, ऊपर से औरत के सवालात। वो एकदम ही गुस्से में लगी थी। हाय मैं मर गई। वो औरत आंखें फाड़े कलेजा थाम के बोली और अगले ही पल वो अपने बेटे के साथ सारा को कुछ फासले पर मौजूद घर की तरफ ले गई। इस औरत ने घर के खुले दरवाजे में मुंह डालकर जो पुकारे लगाई, आसपास के दरवाजे भी खुल गए। घर में से पहले एक औरत निकली जिसे छीनने वाले अंदाज में रोती चीखती बच्ची को सारा से लिया। इसके पीछे कुछ और बच्चे और एक मर्द भी हैरान परेशान बाहर निकला। इस औरत की ज़बानी सारी बात सुनकर बच्ची की माँ का रंग जर्द पड़ गया। बच्ची को बार बार चूमते हुए औरत बेतहाशा आंसू बहाते सारा को ममनून नज़रों से देख रही थी, जबकि इसका शौहर कभी सारा का शुक्रिया अदा करता, कभी अपनी बीवी की लापरवाही पर इसे बुरा भला कह रहा था। आसपास के कुछ लोग इस शख्स को ढूंढने निकल गए थे। दूसरी जानिब बच्ची को उसकी माँ की गोद में देखकर जहाँ इसे इत्मीनान हुआ, वहीं इसकी अपनी हालत डाउन हो गई थी। काम तो पहले ही रही थी, अब तो पैरों से भी जान निकल गई। इर्द गिर्द जमा लोग कभी इस बच्ची के माँ बाप पर गुस्सा कर रहे थे, कुछ इसे अगवा करने वाले पर लानत भेज रहे थे, कभी इसकी तारीफों में हद से तजावज़ कर रहे थे। बहन अब रोना छोड़ो, खुदा का शुक्र अदा करो इस लड़की का भी, वरना आज तो निकल जानी थी बच्ची हाथ से। एक औरत ने बेजारी से बच्ची की माँ से कहा। बेटा अल्लाह अजर देगा तुझे, एक माँ की गोद उजड़ने से बचा ली। वैसे आई कहाँ से और कहाँ अकेली यहाँ कैसे आ निकली? एक बड़ी भी दुआ देते हुए खोजने भी लगी। अरे अम्मा भी बाद में सवाल कर लेना, इस बेचारी की हालत तो देखो, कोई 1 गिलास पानी ही पिला दो इसे। एक दूसरी औरत अम्मा जी को परे हटाते हुए बोली। आप घर में आ जाएं, पानी वगैरह पी लें। बच्ची के बाप ने इसे मुखातिब किया। नहीं शुक्रिया, बस 1 गिलास पानी ला दें यहीं। हलक में चुभते कांटों के दरमियान वो बोली थी। इसके इनकार पर झटपट एक कुर्सी बाहर लाएगी जिस पर बैठने में इसने देर नहीं लगाई। ठंडे पानी के 3 गिलास पीने के बाद इसके हवास ठिकाने पर आए थे। इस इलाके में पिछले कुछ अरसे में 2 बच्चे गवाह हो चुके हैं। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जिस खदबीस के पंजे से मासूम बच्ची को छीन लाई। वही औरत बोल रही थी जिसका दरवाज़ा इसने धड़धड़ाया था। वैसे माफ़ करना उमर भाई, तुम्हारी बीवी को कुछ खबर नहीं होती कि बच्चे कहाँ आ जा रहे हैं, किससे मार कुटाई कर रहे हैं। जब दरवाजे पर जाओ अम्मा सो रही हैं, बच्चे उधम मचा रहे हैं, पल गए इस तरह बच्चे। वही औरत इतलाकर इस बच्ची के बाप को भड़का रही थी। हाय आपा, खुदा का खौफ करो, एक तो मुझ पर क़यामत गुजरी, ऊपर से तुम अंगारे बरसा रही हो। सबके सामने मेरे घर आकर झांकती तक नहीं हो, मगर तुम्हें मालूम होता कि मैं सो रही हूँ या जाग रही हूँ। बच्ची की माँ इस पर बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। मैं तो खुदा लगती कहती हूँ उमर भाई, मगर तुम्हारी बीवी की भलाई की बात करो तो भी आग लग जाती है। मुँह बनाते हुए इस औरत ने दोबारा बच्ची के बाप को भड़काया, मगर शुक्र था कि सबके सामने भड़का नहीं था बीवी पर, मगर गुस्से में इसे इस तरह घूर रहा था जैसे कह रहा हो कि घर के अंदर चलो फिर खबर लेता हूँ।
दूसरी जानिब इस सारी गुफ्तगू के दौरान वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, इसलिए अब वहाँ रुककर मामले को मज़ीद गर्म और वहाँ मौजूद औरतों के लिए चटखारेदार नहीं बना सकती थी। जिसकी वजह से ये हंगामा हुआ था। वो अपने बाप की गोद में इत्मीनान से सो चुकी थी। हम इनको उनके घर तक छोड़ आते, कहीं वो खबीस नुकसान पहुंचाने के लिए ताक में ना बैठा हो। बच्ची की माँ ने कुछ तशवीश के साथ अपने शौहर से कहा, जिस पर बाकी लोगों ने भी इसकी तायद की, जिस पर वो बमुश्किल ही नहीं ये कहकर रोक सकी कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मगर वो इस छोटे से जुलूस को नहीं रोक सकी थी जो इसे मेन रोड तक साथ लाया था। वो रिक्शे में बैठी थी जब बच्ची के बाप ने एक बार फिर इसका शुक्रिया अदा किया। घर आने तक वो इस वाक़े के बारे में सोचती रही। इसे अपने आप पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो किस खतरनाक सूरत हाल से गुजर कर आई है। जो भी था इस अपना एक कारनामा इसने सिद्रा के सामने बयान नहीं करना था, वरना इन्होंने ही ववेला ही मचा देना था। रात के अपने पोर्शन में आते हुए इसने ग्रिल्स और गेट को लॉक किया था और अंदर की जानिब बढ़ गया। सामने वो सीढ़ियों पर बैठी सेलफोन पर गुफ्तगू में मसरूफ़ थी। इस पर से नज़र हटाकर शईस ने पहले शम्स के कमरे के बंद दरवाजे को देखा, फिर एहतियातन शान और शाहरुख के कमरे में झांक कर मुतमिन होता खुद भी सीढ़ियों पर इससे ज़रा नीचे वाले स्टेप्स पर बैठ गया। दूसरी जानिब वो जो पहले ही ज़ैनब को अपने कारनामे के बारे में बता चुकी थी, अब इसकी डांट सुन रही थी। मगर शईस की आमद पर उजलत में ज़ैनब को अलविदाई कलमात कहते हुए इसने जलाने के लिए खुद भी अपनी तारीफ़ में कुछ ऐसे जुमले कहे कि वह जवाब तक खामोशी से अपना सेलफोन चेक करते हुए इसके फारिग होने का इंतजार कर रहा था। चौंक कर इसे देखने लगा जो अपनी दोस्त को खुदा हाफिज़ कह रही थी। आज मैं जिस दोस्त से मिलने गई थी इसी से बात कर रही थी। मुस्कुराहट छुपाते हुए इसने शईस के सवालिया निशान बने चेहरे को देखा। तुम इससे जिस बारे में बात कर रही थी मुझे वो जानना है, क्या हुआ था यहाँ आज? वो मशकूक नज़रों से इसके मुस्कुराते चेहरे को देख रहा था। दूसरी जानी वो एक पल को रुकी और मशकूक नज़रों से इसके मुस्कुराते चेहरे को देख रहा था। दूसरी जानिब एक पल को रुकी और फिर सारी दास्तान इसके सामने बयान कर गई। चेहरे पर बला की मासूमियत से जाए वो इसे देख रही थी जो दंग नज़रों से ही देख रहा था। तुम्हें अपनी परवाह है भी या नहीं? बगैर कुछ सोचे समझे तुमने खतरा मोल ले लिया। वो एकदम ही खफकी के साथ बोल उठा था। सोचने समझने में वक्त ज़ाया करती तो वो गुंडा बच्ची को लेकर कब का रफू चक्कर हो गया होता। वो फ़ौरन ही बोली, अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचता तो क्या होता? तुम्हारा निशाना खता हो सकता था। वो शख्स जवाबी कार्रवाई भी कर सकता था। हो सकता है वो शख्स तनहा ना हो, इसने अपने चेले इर्द गिर्द छुपा रखे हो तो तुम पर हमला भी कर सकते थे। बजाय वहाँ के लोगों को खबर देने के तुम तनहाई से भड़ गई। वो शदीद नाराज़गी के साथ बोला, बात सुनो, लोगों के इंतज़ार में रहती तो तब तक वो बच्ची को लेकर फ़रार भी हो सकता था। अगर इसके पास कोई हथियार होता तो इसे भी मुझ पर इस्तेमाल कर सकता था। तुम बजाय खुश होने की मुझे खौफज़दा करे तो कि हो सकता था वो भी हो सकता था। वो नागवारी से बोली, हाँ मैं बहुत खुश हो रहा हूँ तुम्हारी इस अहमकाना दिलेरी पर। देखो कैसी खुशी फूटी पड़ रही है मेरे चेहरे से तुम्हारी कामयाबी पर। वो खशमगी नज़रों से देखता हुआ बोला, गो टू हेल मैन। इसके सर झटकने पर शईस ने फिर दंग नज़रों से उसे देखा जो मुँह पर हाथ रखे हंसी रोक रही थी। सॉरी। हंसी के दरमियान इसने शईस के नाराज़ चेहरे को देखा था और फिर फ़ौरन ही संजीदा होने की कोशिश की। दूसरी जानिब अपनी जगह से उठ गया। शईस ने ऐसा नावल चला सिर्फ नाराज़ होने वास्ते आया। तुम यहाँ से गए तो अच्छा नहीं होगा, इसे वार्न करते हुए इसने सूरत से इसके पैर को दोनों हाथों से पकड़ के रोका। क्या कर रही हो? वो इसकी हरकत पर बुरी तरह शर्मिंदा हुआ। कहीं नहीं जा रहा, अब तो पैर छोड़ दो। इसके सीच हो जाने पर सारा ने धीरे से हंसते हुए इसे देखा जो शर्मिंदा किधर गया, चेहरे के साथ वापस अपनी जगह पर बैठ रहा था। क्यों, मैं तुम्हारे पैरों को हाथ नहीं लगा सकती? वो दिलचस्पी के साथ इसके चेहरे के तासुरात देखते हुए पूछ रही थी। हरगिज़ नहीं। वो फ़ौरन ही बोला, क्या हाथ भी नहीं पकड़ सकती? सारा ने अबरू चढ़ाकर इस घूरा था। क्यों पकड़ोगी? मैंने कभी तुम्हारा हाथ पकड़ा है? वो बोला, अरे तो पकड़ो ना। किस कमबख्त ने रोका? इसकी खा जाने वाले अंदाज पर वो बमुश्किल ही मुस्कुराहट छुपा सका था। रहने दो, कोई भरोसा नहीं। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूँ, तुम वही हाथ मेरे चेहरे पर मार दो। शईस ने खशमगी लहजे में कहा। क्या बोल रहे हो तुम? वो हैरत से देखते हुए बोली, मेरी कोई बात तुम्हें समझ नहीं आती। सुबह भी मैं ताकीद करके गया था कि तन्हा वापस मत आना, शान के साथ आना, मगर तुमने अपनी मर्जी का ही काम किया। एक बार फिर वही मौजू शुरू करते हुए नाराज़ी से बोला, अच्छा बस हो गया, अब ख़त्म करो इस बात को। बेजारी से बोली, तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं कि तुम्हें कुछ हो जाता तो? मेरा तो अब तक दिमाग ही माऊफ है। वो बोला था, अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या हो जा वो पूछ रही थी। तो कोई जीते जी मर जाता, मगर तुम्हें अपने साथ साथ खुद से वाबस्ता किसी दूसरे इंसान की भी परवाह नहीं। वो संजीदगी के साथ शिकायत कर रहा था। वो सूरत हाल ही कुछ ऐसी थी कि मुझे वाकई अपना आप भी भूल गया। ये बस यही एहसास था कि अल्लाह ने मुझे ये जुल्म रोकने के लिए मुंतखब किया और इसकी मदद से ही मैं इस बच्ची को बचा सकी, वरना मुझे में इतनी जुर्रत कहाँ गई थी कि किसी हट्टे कट्टे आदमी को रोक सकूँ। इसकी संजीदगी को देखते वो खुद भी संजीदा हो गई। मैं अब एहतियात करूँगी और तनहा कहीं नहीं जाऊँगी। इसकी खामोशी पर वो यकीन दिला रही थी। बहुत वक्त हो गया, अब सोना चाहिए। रिस्ट वॉच पर नज़र डालते हुए इसने सारा को देखा जिस पर वो भी ताईद में सर हिलाती उठ खड़ी हुई थी। सारा, इसकी पुकार पर वो अपने कमरे में जाते जाते रुकी थी। मुझे हमेशा तुम पर फ़ख्र रहेगा, संजीदा लहजे में कहता वो आगे बढ़ गया, मगर फिर रुककर सारा को देखा। वैसे हो सकता है कि आज रात ख्वाब में वो शख्स तुमसे अपनी नाकामी का बदला लेने आ जाए। वो मुस्कुराती आवाज़ में इसका दम खुश करता अपने कमरे में चला गया। पीछे से सारा ने तिल मिलाकर ज़रूर कुछ कहा था जिसे सुनने की इसने कोई कोशिश नहीं की।
तकिए पर सर रखते हुए एक बार फिर सारा के लिए फिक्रमंद होने लगा। एक ही सवाल जहन में गर्दिश कर रहा था कि अगर इसे कुछ हो जाता तो। वो जानता था शायद वो कभी सारा को ये न समझा सके कि वो इसके लिए क्या है। बेशक इसने बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह ने अगर आगे भी इसे मुंतखब किया तब भी वो इसे रोकने का गुनाह नहीं करेगा। इसे कम से कम यह हक नहीं था कि इसे ये याद था कि एक बार वो इसके लिए भी खतरे में कूद चुकी थी, मगर दिल की थोड़ी सी खुदगर्जी जो सिर्फ सारा के लिए थी इसे वो दिल से निकालने से कासिर था। सारा की जगह वो खुद होता तो इस बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल सकता था कि वो एक मजबूत मर्द है, मगर सारा बहुत एक धानपान सी नाजुक लड़की थी। बस यही एहसास था कि अल्लाह ने मुझे ये जुल्म रोकने के लिए मुंतखब किया। सारा की आवाज़ के कानों में गूंजी, हाँ ये सच है, मगर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आगे तुम्हारे साथ मुझे भी मुंतखब करे, सिर्फ तन्हा तुम्हें नहीं। बंद आंखों के साथ उसने दुआ की थी। बरामदे में रुकते हुए शान ने इसे जल्दी आने का इशारा किया, जब तेज़ कदमों के साथ करीब आ रही थी। बड़े भाई कब से बुला रहे हैं और तुम अब आ रही हो? बार बार तो मुझे यहाँ आना पड़ रहा है ना। शान ने कुछ बिगड़ते हुए से घूरा, क्यों बुलाया मुझे? याद आ गया होगा कोई काम? झिझलाए हुए अंदाज में बोलती हुई शान के साथ ही लाउंज में आ गई। अरे बाप रे! चौंक कर रुकते हुए शान ने अपने सर पर हाथ रखा, जिस पर मोमो भी इसकी तरफ मतवज्जा हुई। फ़ौरन इसकी तरफ बढ़ी जब वो सोफे पर पैर चढ़ाए बैठी थी, मगर इसका सर साथ रखे कुशन के अंबार पर टिका था। कोई शक नहीं रह गया था, वो गहरी नींद सो रही थी। ढिठाई देखो टार्जन की बेटी की, अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे जो यही सोफे पर लोहे के चने चबा दिए थे सबको, मगर देखो सो रही है लंबी तान कर, स्लीपिंग ब्यूटी बनी। खा जाने वाली नज़रों से सारा को देखते हुए शान से मुखातिब हुई। अब आवाज़ देकर जगा भी तो इसे। बड़े भाई कमरे से बाहर आ गए तो बेचारी की खैर नहीं। शान को घबराहट हुई। ओ बेचारी के पापा! शान को झिड़कते हुए सिद्रा की तरफ मुतवज्जा हुई। भाभी क़यामत तोड़ डाली। हस्बे तवक्कुल शान ने सजी सवरी सिद्रा को छेड़ा था। अभी तो मेरा मेकअप भी मुकम्मल नहीं हुआ, शहरी को पकड़ो ज़रा। उजलत में करीब आते हुए सिद्रा ने शहरी के शान के हाथों में थमाया। और तुम्हारे बड़े नखरे हो गए। कब से शम्स बुला रहे हैं? वो इसे घिरक रही थी जो इन्हें घूरी थी। क्या काम पड़ गया? वैसे तो इनको मेरी याद नहीं आती। वो तब कर बोली, हाँ तुम ठीक कह रही हो, आज भी तुमसे ये काम है कि शम्स के दोस्त के भाई की शादी है और हम वहाँ जा रहे हैं, तुम यहीं सारा के पास रहना। मुस्कुराते हुए सिद्रा ने इसे इतला दी थी। एक गन थमाकर बॉडीगार्ड बना डालो मुझे, वो तिलमिलाकर बोली, जबकि सिद्रा की नज़र सारा पर पड़ी। इससे क्या हुआ? इन्होंने हैरत से कहा। उतरी हुई नींद की वादियों में आबे हयात नौश फरमाकर इसी तपे हुए अंदाज में बोलते हुए शम्स के कमरे की सिमत बढ़ गई जहाँ वो इसे भी पुकार रहे थे। ड्रेसिंग के सामने वो टाई में उलझे हुए थे जब वो पैर पटकती इनकी तरफ आई। वैसे तो खबर नहीं लेता कोई मेरी, मगर काम के वक्त सबको याद आ जाती हूँ। मैंने क्या ठेका ले रखा है सबकी देखभाल का? इसके बिगड़े तेवरों पर शम्स ने हैरत से इसके नाराज़ चेहरे को देखा और फिर हंसते हुए इसे अपने साथ लगा लिया। क्या लड़ाई करके आ रही हो किसी से? मुझसे ही नाराज़ हूँ। इसका सर सीने से लगाए वो पूछ रहे थे। तो आपको कौन सा फ़र्क पड़ेगा मेरी नाराज़ी से? यहाँ तो जिसको देखो सबको एक ही नाम याद है, सारा सारा सारा। हाथ हिलाते हुए मुंह बिगाड़ कर बोली। अच्छा अब फजूल बातें ख़त्म करो, ये टाई शान के पास ले जाओ, कहना बांध के मुझे दे जाए। टाई से थमाकर वो हुक्म दे रहे थे। मैं पहरेदारी नहीं करने वाली इस चुड़ैल की। टाई झटकते हुए वो तड़क कर बोली, आ जाऊँगा 2 घंटे में, अगर नहीं रुक सकती इसके पास तो फिर अभी वापस चली जाओ। कुछ नाराज़गी के साथ वो बोले। 2 घंटे से ज़्यादा देर हुई तो गर्दन दबा दूँगी इस चुड़ैल की। बिगड़े अंदाज में फैसला सुनाती वो बाहर निकल गई। आंखों से हाथ हटाकर इसने सिद्रा को देखा था। उठ जाओ, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, मोमो रहेगी तुम्हारे पास, सिद्रा ने कहा था, जबकि इनके आखिरी जुमले पर इसकी सारी गनूद की उड़न शुरू होगी। इसे क्यों मेरे सर पर छोड़कर जा रही है? वो हकदक हुई थी। कंपनी के लिए अकेली बोर ना हो जाओ इसके, इसलिए। करीब आती हनी का हाथ पकड़ते वो बोली, अरे जहन्नुम में गई कंपनी, खा जाएगी वो मुझे। इसके हरासा अंदाज पर सिद्रा बेसाख्ता हंसते हुए शम्स की जानिब बढ़ गई, जो मोमो के साथ ही खुशबुएं लुटाते लाउंज में आ रहे थे। खौफजदा नज़रों से सारा ने इसे देखा जो सीढ़ियाँ उतरता इस पर ही नज़र जमाए आ रहा था। सारा जी, लगता है सब चले गए, फिर क्या ख्याल है कैंडल लाइट डिनर हो जाए? वो बड़े मज़े से ऑफर कर रहा था, जो सर पर हाथ रखे बेजार बैठी थी। यही है वो तुम्हारी कुछ लगती। इसने तिल मिलाकर मोमो की तरफ इशारा किया, जो टीन के सिप लेती लाउंज में नमूदार हुई थी। शाहरुख पर नज़र पड़ते हुए बिजली की सूरत से दौड़ी आई थी। अब क्या गर्दनें पकड़ कर बाहर निकालो? उसने खा जाने वाले अंदाज में शाहरुख को देखा। शराफत के साथ बाहर निकल जाओ तफरी के लिए, और तब तक कदम न रखना जब तक बड़े भैया ना आ जाए। मेरी मर्जी, नहीं जाता, नहीं जाता, यही बैठूंगा, कर लो जो करना। वो ढिठाई से बोलता वही सारा के साथ सोफे पर बैठ गया। दूसरी जानिब सारा इसे घूरते हुए सोफे से उठ खड़ी हुई। मैं यहाँ बैठने की बजाय बाहर जाना चाहती हूँ। वो नागवारी से इन दोनों को देखते हुए बोली। इससे पहले कि आगे बढ़ती मोमो ने सूरत से इसे वापस पीछे धकेला। बेटा, हमारी इजाज़त के बगैर तो तूने सांस भी नहीं लेना, चल बैठ जा चुपचाप। सारा को झिड़कते हुए इसने मजीद से सोफे की जानिब धकेला। बुरी तरह लड़खड़ाते हुए इसने एक गुस्सीली नज़र बुलंद आवाज़ में हंसते शाहरुख पर डाली। अगले ही पल आगे बढ़कर मोमो को इसकी तरफ दूर धकेला था कि वो बिगड़े तवाज़ुन के साथ धड़ाम से नीचे गिरी, जबकि इसे गिरते देखकर सारा की हवाइयाँ उड़ गई। भागो सारा, छत फाड़ कहकों के साथ भागते हुए शाहरुख ने इसे आवाज़ लगाई थी। आज तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे। अपना सर से हिलाते हुए मोमो इस पर धाड़ी जो बगट शाहरुख के पीछे भागी थी। बाहर आकर इसने शाहरुख को देखने की कोशिश नहीं की। फूली सांसों के साथ वो तकरीबन भागती जानिब लगे लड़कियों और बच्चों के रश की तरफ जानिब बढ़ गई। सारा यहाँ आ जाओ, एक लड़की के पुकारने पर इसकी तरफ चली। कुछ हैरानी के साथ इसने सबके दायरे के दरमियान बैठे शख्स को देखा, जो यकीनन एक सपेरा था। रात के वक्त ये सपेरा कहाँ से यहाँ आ गया? इसने हैरत के साथ अपने इर्द गिर्द खड़ी लड़कियों से पूछा। पता नहीं, बच्चों ने बाहर से बीन की आवाज़ सुनी तो शोर मचा दिया। जवाब मिला था,
बातों और बच्चों के शोर शराबे के दरमियान वो भी दिलचस्पी के साथ बिन की आवाज़ पर पटारी में लहराते अजीब से मगर खूबसूरत गोल्डन रंग के सांप को देख रही थी। एकदम इसकी नज़र सामने उठी जहाँ मोमो तपे हुए चेहरे के साथ खूनख्वार नज़रों से घूर रही थी, मगर इसने सिर्फ घूरने पर इक्तफा नहीं किया। जो हरकत इसने की इसकी तवक्का शायद कोई भी नहीं कर सकता था। पलक झपकते हुए इसने सांप की गर्दन पकड़ते हुए इसे दूसरे हाथ में संभाला था। बच्चे बुरी तरह चीखते चिल्लाने लगे, जबकि लड़के हलक के बल चीखते हुए मोमो को सांप छोड़ने की हिदायत कर रही थी। दौड़ लान यार, मुझे ये बड़ी जहर लगती है ये औरत। मगर वो कान बंद किए तीर की तरह सारा की तरफ बढ़ी। इसकी आंखें भी फट गई थी। इससे पहले कि वो इसके हलक से चीख बरामद होती, कुछ लड़कों ने दरमियान में आकर मोमो को घेर लिया। तुम ठीक हो? मध्यम सरगोशी पर सारा ने सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ इसे देखा था। मुझे अपनी नहीं इसकी फिक्र है, मुझे सांप से डर नहीं लगता, बमुश्किल अपना खौफ छुपाते हुए वो फंसी फंसी आवाज़ में बोली, जबकि वह हल्की मुस्कुराहट के साथ इसे देखता मोमो की तरफ बढ़ गया, जिसने सांप किसी के हवाले न करने की कसम खा रही थी। छोटे भाई करीब मत आना, ये काट लेगा, वो खौफजदा अंदाज में चीखी थी। ये बेचारा कह तो रहा है तुमसे सांप को नीचे छोड़ दो, मगर इस पर भी नहीं राज़ी हो रही हो। सपेरे की तरफ इशारा करते हुए शाहरुख बता रहा था, नहीं मैं इसे छोड़ूंगी तो ये मुझे काट लेगा, सांप का बच्चा। सांप को खुद से दूर रखे एक ही पोजीशन में खड़ी हुई हांसी होकर चीखी थी, काटी लवे यानी तो वड के ना ऐसा डसे के ख़त्म ही हुए हैं, जिस पर हंसने की आवाज़ें उभरी थी। इसमें जहर नहीं है। सांप की वापसी के इंतज़ार में पटारी खोले खड़े सपेरे ने आज जाकर कहा। दूसरी जानिब वो फिर चीखी। सांप के बिल खाने पर शईस ने कोशिश की थी कि सांप इसे लेकर खुद पकड़े, मगर इसकी चीखों पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। अच्छा खड़ी रहो इसी तरह, जैसी हरकतें तुम्हारी इसकी यही सज़ा होनी चाहिए। मोमो का भाई था जो शदीद भड़का हुआ था। ये सांप मेरे हाथ से निकलने तो भाई, इसके बाद तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। वो सांप पर फटी आंखें जमाई चीखी थी। तुम्हें ज़रूरत क्या थी सांप को उठाकर बहादुरी के मुजाहिरे करने की? शईस ने इसे घिरका था। मैं तो बस तफरी ले रही थी, वो बसोरती आवाज़ में बोली। कोई इसके हाथ पकड़ ले और सांप खींच ले। ये मोमो की चचादाद बहन थी। तुम आ जाओ सांप खींच ले। शाहरुख ने अपनी इसकी कज़न की खशमगी नज़रों से देखा जो खिलखिलाई थी। इतनी मजबूती से सांप पकड़ा हुआ तुमने, ये मर गया तो कहाँ से ला कर देंगे? मोमो ने दूसरे भाई ने से घिरका। लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम ही इसकी जगह पर पूर कर देना। पटारी में बैठकर भुना कर बोली, छोटे आस्तीन ने क्यों चढ़ा रहे हो? मोमो ने मजीद दहल कर शईस को देखा। मैं इसे पकड़ रहा हूँ, इसके बाद तुम इसे छोड़ दोगी, नरमी के साथ समझाने वाले अंदाज में उसने कहा और सांप को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दूसरी जानिब सांप को छोड़कर मोमो एक चीख के साथ दूसरा हटी। इसने के भाई ने इसे पोनी से पकड़कर खींचते हुए इस पर गुस्सा उतारा, जबकि वो सांप को संभाले से पेरे की जानिब बढ़ गया, जो बेचारा अपने सांप के इंतजार में परेशान बैठा था। मामला रफा दफा हो जाने पर सब तितर बितर हो गए। एक नज़र सारा ने मोमो के पोर्शन की जानिब देखा, जहाँ इनके भाइयों के अलावा इसके वालिद भी मौजूद थे और इसे सरजद होने वाली हरकत पर बाज़पुर्स कर रहे थे, जबकि वह नाखून चबाती दूर से ही सारा को घूर रही थी। दो चंडा मारो रख के देखो हाले भी बाज़पुर्स कर रहे हैं। ओवर एक्टर सी मुझे जहर लगती हैं ऐसी ओवर एक्टर लड़कियाँ जिन्हें एवं मछली जानियाँ जिन्होंने कोई काम ही नहीं है। और बाकी लड़कियों के हमरा ग्राउंड की बाउंड्री के पास रखी कुर्सियों की जानिब बढ़ते हुए वो यकदम रुक कर इसे देखने लगी, जो सपेरे को रुखसत करने के बाद अब इसी की जानिब आ रहा था। मैं इसके साथ तनहा घर में नहीं रहूँगी, जब तक आप ही वापस नहीं आ जाती बाहर रहूँगी, मगर जो इसे मेरा पहरादार बनाकर गए हैं इसकी वजह से वो दोबारा मेरे पास आएगी। अपनी ज़ुबान में समझा दो इसे, वरना तेज़ाब फेंक दूँगी इस पर, वो नागवारी के साथ बोली थी। समझा दूंगा, और कोई हुक्म? वो मुस्कुराती नज़रों से देखता पूछ रहा था। जवाब में वो इसी नागवारी से सर झटकती आगे बढ़ गई। हटा भी लो नजरें, अब जो कतई उलझ कर रह गई इसकी कमर से लटकती जुल्फ़ों पर। मोमो की तेज़ आवाज़ पर वो बस इसे देख कर रह गया। वो दो बातें के कर ली इस फुटकनी ने, फेस टू फेस बिल्कुल ही पटरी से उतर कर किनारे लग गए। क्या बोल रही थी वो? अब्रू चढ़ाए वो मशकूक नज़रों से घूर रही थी। इसने मुझसे कहा कि वो यहीं इन सब के पास बैठना चाहती है। बोलते हुए शईस ने बाउंड्री के पास मौजूद लड़कियों की सिमत इशारा किया। सिर्फ आपसे इसने दिल का ये अरमान कहा है तो क्यों? सवाल ही पैदा नहीं होता। हाथ बांधते हुए वो खशमगी नज़रों से घूरती अपनी एड़ियों पर नीचे हो रही थी, जबकि इसके चेहरे के संजीदा मगर मज़हका के तासुरात पर वो अपनी मुस्कुराहट ही छुपा सका। अरे मैं तो पहले से ही जानती थी, शान और शाही तो मुफ्त में बदनाम है, आपने तो इन दोनों को भी ओवरटेक कर लिया। वो हाथ पर हाथ मारती हतमी अंदाज में बोली, मेरे सामने फजूल को इसे परहेज़ किया करो, समझी? कुछ संजीदगी के साथ इसे डपटते हुए वो सामने से हट गया, जबकि इसकी पुश्त को ज़ुबान दिखाती वो करीब से गुजरते शाहरुख की तरफ मतवज्जा हुई और अगले ही पल इसका कॉलर पकड़ के वापस पीछे खींचा था। एक कदम इस झांपर की तरफ बढ़ाया ना तो बिछा दूंगी यही चादर की तरह, खा जाने वाले अंदाज में वो बोली थी। सिद्रा के मुसलसल पकार पर इसने बमुश्किल आंखें खोली थी। कल शाम से ज़ुकाम और बुखार के हमले ने इसे बेड से उठने ही नहीं दिया था। मैं यही नाश्ता लेती हूँ और साथ में टैबलेट भी। इसका हाथ पकड़ कर उठने में मदद देते वो बोली, कल ही मेरे साथ डॉक्टर के पास चलती तो ये हालत ही ना हो रही होती, मगर आज तुम लाजमी चेकअप के लिए चलना। ताकीद करते वो इसके पास से उठ गई थी। मैं रात में इतनी देर सो गई, कब 12 बज गए, कोई होश नहीं। मैंने इसे विश भी नहीं किया। सर हाथों में पकड़े वो रूहान से अंदाज में बोली, कोई बात नहीं, आज का सारा दिन पड़ा है, वैसे भी वो जानता था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। सिद्रा ने इसे तसल्ली दी थी, जो घुटनों में चेहरा छुपाए बैठी थी। सिद्रा के जाने के बाद इसने सेलफोन चेक किया। इस पर तो शईस का मैसेज मौजूद था, जिसमें इसकी तबीयत के बारे में पूछा गया था। एक बार फिर इसे अपनी नींद पर गुस्सा है माजरत के साथ इसने बर्थडे विश का रिप्लाई शईस को दिया।
और तकिए पर ढह गई। चंद लम्हे गुजरे जब इसका से दोबारा सेलफोन चेक करना पड़ा। शाम को मुझे तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आया। तुम्हारी तबीयत खराब है, मगर कल से अब तक आधा बीमार मैं हो चुका हूँ। इसके मैसेज को पढ़ते हुए एक मुजमिल सी मुस्कुराहट के साथ वो बेड से उठ गई थी। किचन में आते हुए सिद्रा ने हैरत से इसे देखा जो सर पकड़े बैठी थी, और फिर इसके सामने रखे केक की बिगड़ी हालत को, जिसने इन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। इतनी मेहनत की मैंने, मगर ये ठीक तरह बेक ही नहीं हुआ। हाथ लगाते ही फट गया। वो उतरते चेहरे के साथ बता रही थी, मैंने तुमसे कहा भी था बाहर से केक आ जाएगा। पहले तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, चेहरा देखो और भी जर्द हो गया। सिद्रा ने नाराजी से इसे देखा। दोबारा बनाऊंगी, भी थोड़ा वक्त और है। हतमी अंदाज में बोलती वो नए अज़म के साथ उठी, जबकि सिद्रा ना चाहते हुए भी इसे मज़ीद नहीं रोक सक रही थी। बड़े से केक को क्रीम के साथ खूबसूरती से सजाते इसके चेहरे की जर्दी में सुर्खियाँ घुलती जा रही थी। आप ही शईस आ गया क्या? किचन में आती आहट पर इसने पलट कर देखे बगैर पूछा था, मगर अकब में तारी खतरनाक खामोशी पर इसने पलट कर देखना पड़ा। सामने खड़े शम्स के चेहरे के सख्त तासुरात और गसीली नज़रों ने इसे एक पल को इसे वाकई सहमा दिया। जहर में भीगे तीर की तरह लगता तुम्हें मुझे तुम्हारी फहश ज़ुबान पर आता इसका नाम। भिजी हुई मगर शोलाबार आवाज़ में वो बोले थे, तो फिर क़यामत तक इन तीरों को बर्दाश्त करने की ताकीद खुद को करते रहे। वो सर्द नज़रों से देखती रही, बोली, तुम्हें लगता है कि क़यामत तक मैं तुम्हें अपने और इसके सर पर सवार रहने दूंगा? इसके इंतहाई हकारत भरे लहजे पर सारा के लबों पर एक तलख मुस्कुराहट उभरी। मुझे लगता नहीं बल्कि पूरा यकीन है, वो बोली थी। टूटेगा बहुत जल्द तुम्हारा ये यकीन, जब मैं तुम्हारा नामो निशान इसकी ज़िंदगी से मिटा दूंगा। वो बुरी तरह भड़कते 2 कदम इसकी जानिब बढ़े थे। वही हो तुम जिसके नज़दीक इसकी हैसियत सड़क पर पड़ी चीज़ से ज़्यादा नहीं थी, और तुम्हारी औकात भी नहीं है इसके कदमों की खाक तक पहुँच सको। वो शदीद तैश में बोले थे। मत तो उकसाएं मुझे कि मैं आपकी औकात भी दुनिया को बता दूँ। वो गुस्सीले अंदाज में चीखी थी। तुम बताओगे मेरी औकात? मैं आज के दिन आपके मुँह नहीं लगना चाहती। इसकी बुलंद आवाज़ को दरमियान में ही काट गई थी। तुम्हारा मुँह इस काबिल है भी नहीं कि इसकी खुशी या गम में शामिल हो सको, मगर मैं आपको आज इसकी खुशी में शामिल होकर दिखाऊंगी। ना खुद से बोलती वो अपने केक की तरफ मुतवज्जा हुई थी। और आज मैं यकीनन तुम्हें रोक कर दिखाऊंगा। इसकी खुशियों पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगा मैं। इसकी पुष्ट को घूरते हुए वो खूनख्वार लहजे में बोले थे, मेरा बनाया हुआ ये केक आपको ज़रूर पसंद आएगा। केक कर जायज़ा लेते वो सरसरी अंदाज उठाकर फेंक दो इसको डस्टबिन में। इनकी बुलंद आवाज़ पर इस सारा ने इन्हें देखा जो किचन से जा रहे थे, जबकि वो कुछ चौंक कर विंडो की सिम देख बड़ी थी। अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि सबसे शईस को बाहर ही रोक लिया है। वो सब ग्राउंड में जमा हो रहे शोरगुल की आवाज़ों के साथ इसे मोमो नज़र आई थी। इसने जिसने केक हाथों में संभाला हुआ था अपने केक को भुलाए वो तेज़ कदमों के साथ किचन से निकली। घर में से कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ हैरानी के साथ वो ग्लास डोर के से तकरीबन भागी थी, जहाँ शम्स इसी वक्त बाहर निकलते दिखाई दिए। ग्लास डोर को खोलने की कोशिश करते से ज़बरदस्त शौक लगा। लॉक खोले, मुझे बाहर आना है। ग्लास पर हाथ मारते वो शदीद गुस्से में चीखी थी, आप बहुत गलत करें, आप इस तरह मुझे नहीं रोक सकते। बरामदे के स्टेप्स उतरते हुए इन्होंने रुककर सामने से आते शईस को देखा, जो इन्हें और ग्लास के पीछे मौजूद सारा को देखते हुए दंग हुआ था। यहाँ क्यों आ गए? चलो वापस। वो सख्त लहजे में इनसे मुखातिब हुए थे। भाभी ने सारा को बुलाया। बमुश्किल ये कहते हुए इसने मुख्तल ग्लास डोर की जानिब देखा, जहाँ वो शदीद गुस्से में कुछ कह रही थी, मगर ग्लास की वजह से इसकी आवाज़ दब गई। चलो मेरे साथ, वहाँ सब इंतज़ार करें। स्पार्ट लहजे में बोलते हुए शम्स ने इसके शानों के गिर्द हाथ मजबूती से रखे आगे बढ़ते चले गए। ना तो वो इसकी मज़ीद कोई बात सुनना चाहते थे, ना ही इन्होंने मौका दिया शईस के बुलंद ग्लास डोर की तरफ पलट कर देखने का। वजूद के अंदर उतरते गंभीर सुनाटे में गोता लगाती वो धुंधली नज़रों से ग्लास पर हाथ रखे बाहर की रौनक चंद लम्हों तक देखती रही, और फिर पलटकर धीरे धीरे चलती वापस अंदर आगे ने ढाल अंदाज में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में आई और अपना चेहरा तकिए पर रखकर आंखें मूंद ली। इसका जहन इस वक्त बिल्कुल खाली था। कोई सोच दिलो दिमाग पर हावी नहीं थी। चंद लम्हों में वो इर्द गिर्द से गाफिल हो चुकी थी। बंद दरवाजे के सामने इसके कदम रुक गए। एक बेबस कैफियत इसकी रूह तक में उतरती चली गई। इसी हक हासिल नहीं था कि बेधड़क इस बंद दरवाजे को खोल दे। इसके चेहरे को सिर्फ निगाहों से छू लो जो इसकी मताइज हयात थी। जलती आंखों और बोझल कदमों के साथ वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। बेड पर फैले गिफ्ट्स के दरमियान बैठी हनी से देखते ही उठ खड़ी हुई। चाचू जल्दी आए, हम ये गिफ्ट्स खोलते हैं। वो एक्साइटेड होकर बोली। इस वक्त नहीं हनी, मुझे नींद आ रही है। बेड के किनारे बैठते वो थके थके अंदाज में बोला, मगर मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी, अभी देखे ना। इसकी गले गर्दन में बाहर डालती वो लाड से बोली, अच्छा तुम देखो, खोलो गिफ्ट्स, मैं देखता हूँ। गिफ्ट्स एक तरफ हटाकर अपने लिए जगह बनाते वो बोला, आपको पता है अभी पापा ने मम्मा को इतना डांटा, वो इनसे नाराज़ भी हो गए। आनी ने मासूमियत से कहते हुए चौंका। क्यों डांटा था पापा ने? वो चौंकते हुए पूछ रहे थे। आनी ने आपके लिए जो केक बनाया था, मम्मा वो लेकर आपके कमरे में आ रही थी तो वो रोक रहे थे। हनी बता रही थी, जबकि वह सूरत से उठकर स्टडी टेबल की तरफ गया और केक के साथ रखे सुर्ख और सफ़ेद गुलाब के फूलों को उठा लिया। फूलों के दरमियान अटका खूबसूरत सा गुलाबी कार्ड इसने उजलत में खोला। कितने बरस लगे ये जानने में कि मेरे अंदर तेरा होना क्या है। ऐसा होना भी चाहिए था। शाम होते ही चाँद में रोशनी नहीं आ जाती, रात होते ही रात की रानी महकनी उठती। शाम और रोशनी के बीच, रात और खुशबू के बीच एक ऐसा लम्हा होता है जिसका हमारी ज़मीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इस आसमानी लम्हे ने अब हमें छू लिया है। पता नहीं कितने लम्हों तक वो कार्ड पर मौजूद
खूबसूरत लफ्ज़ों में खोया रहा। फिर हनी को देखा जो करीब ही कुर्सी पर चढ़ी केक से करीम उंगली पर उठाते हुए से खाने में मगन थी। हनी तुम सारा के पास गई थी? वो पूछ रहा था। मामा ने मना किया कि इन्हें तंग ना करूँ, इनकी तबीयत ठीक नहीं, मगर मैंने इनके कमरे में झाँका तब वो सो रही थी। केक से तवज्जो हटाते हुए बगैर वो बता रही थी। तो फिर ये फ्लावर्स कहाँ से आए? इसने पूछा था। जवाबन हनी ने लाइल्मी से शाने उचकाए थे। चंद लम्हों तक वो इन तरोताज़ा फूलों को देखता रहा, फिर इसकी दिलफरेब महक सांसों में उतारता टेबल के पास से हट गया। कि इस तरह किसी कैफियत इसके दिल में बढ़ती जा रही थी। इसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि वो सारा को इस तरह भी डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे, इसे इस हद तक जिज करेंगे कि वो खुद भी अपने आप से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रह गया था। इसे समझ नहीं आ रहा था वो किस तरह सारा का सामना करेगा और सामना हो जाने पर क्या इसे माजरत के 2 लफ्ज़ भी कह सकेगा। लाउंज में आते हुए शम्स ने एक निगाह से देखा जो सोफे पर ही बैठी गोद में मौजूद शहरी से खेलने में मसरूफ़ थी, जबकि खिलाफ़े मामूल हैरत अंगेज़ तौर पर शहरी की खिलखिलाहटें बार बार उभर रही थी। टीवी ऑन करके वो भी वहीं लाउंज में बैठ के सारा ने अपनी तवज्जो शहरी पर ही मरकूज़ रखी थी। तभी सिद्रा भी वहाँ आ गई। चाय का मग शम्स को देने के बाद दूसरा मग उन्होंने सारा को थमा दी। ये क्यों ले आई आप? चाय की जगह दूध और इसमें मौजूद चॉकलेट की खुशबू ने से बेजार किया था। खामोशी से पी लो, ठीक तरह से कुछ खा रही हो ना पी रही हो, इस तरह तो और वीक हो जाओगी। इसके करीब ही बैठते हुए वो इसे घिरक रही थी। इतना कहने के बावजूद तुमने डॉक्टर के पास न जाने की जिद नहीं छोड़ी। कम से कम ढंग से इतना तो खा लो कि जिसमें कुछ ताकत आए। फ्रूट्स काट कर मैंने फ्रिज में भी रख दिए थे, रात में ज़रूर खा लेना और पूरी प्लेट साफ़ करना। वो मध्यम आवाज़ में मजीद से घिरकते हुए ताकीद कर रही थी, जो शहरी के हाथ से अपना मग दूर करने की कोशिश कर रही थी। कॉल बेल की आवाज़ पर सिद्रा उठकर गेट खोलने चली गई। इनके दरवाज़ा खोलते शाहरुख शदीद बदहवासी में गिरने वाले अंदाज में अंदर आकर अपने कमरे की सिमत भागा था, जबकि इसके पीछे ही तेज़ कदमों के साथ मोमो सीधी लाउंज में शम्स की तरफ आ गई। क्या हुआ? आप क्या कर दिया? शाहीन ने सिद्रा ने मुस्कुराते हुए इसके बिगड़े तेवरों को देखा था। आपने बिगाड़ कर रखा इन लफंगों को, कतई निकल गए हाथों से, मगर कोई होश ही नहीं है। लाडले के या गुल खिलाते फिर रहे हैं, काले करतूतों के बावजूद सीने से लगा कर रखा हुआ है। सिद्रा पर आंखें निकालते वो हाथ जलाती बोल दी। अब क्या हुआ? क्या वो भी बता दो। शम्स ने कुछ नागवारी से देखा। जिन्नी बेइज्जती दे काबल है ना, ओनू इज्जत देंदा वा ते जेड़ी यार वो ज़ुबान की बुरी है, लेकिन इस दफ़ा वाकई शम्स ने उसके साथ बहुत ज़्यादती की है। चवल जिया ना होवे थे। अब हुआ क्या वो भी बता दो। शम्स ने कुछ नागवारी से देखा था। पूछे बुलाकर अपने लखते नूरे नज़र को, लखते जिगर नूरे नज़र को कमर के गिर्द हाथ रखे वो लट मारने वाले अंदाज में बोली, जिस पर शम्स ने बुलंद आवाज़ में शाहरुख को पुकारा। चेहरे पर मस्कीनी से जाए शाहरुख एक आवाज़ पर मुअद्दब अंदाज में शम्स के सामने आ रुका। क्या किया तुमने? सीधी तरह बताओ मुझे। शम्स ने सख्त लहजे में पूछा। मैं कुछ करूं या ना करूं वैसे ही बदनाम हूँ। शाहरुख ने मासूमियत देखने वाली थी, जिस पर सिद्रा ने मुस्कुराते हुए करीब आते शान को देखा। ओ मिस ने पालने से उतर कर असलियत खोल अपनी, इससे पहले कि मैं कच्चे चट्टे खोली हूँ। मोमो ने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा। वो तो कुछ करता भी है, तुम तो ख्वाम का मेरे भाई को बदनाम करती है। शान के खिफ़तज़दा अंदाज पर सिद्रा ने बेसाख्ता हंसते हुए इसकी पुश्त को थपथपाया था। ऐसा थप्पड़ पड़ेगा उल्टे हाथ का, भूल जाएगा अगले पीछे सारे भाइयों की मोहब्बतें। शान को घूरते हुए मोमो ने इसे मारने के लिए भी हाथ उठाया, मगर फिर वो बिदक कर दूर हो गया। ज़रा हाथ पैर संभाल कर बात किया करो, और मामला क्या, इस पर आओ। वो सख्त लहजे में आवाज़ में बोले थे। मैं अपनी दोस्त को गेट तक छोड़ने जा रही थी और इस खप्ती ने पीछे से सीटियाँ मारी हैं। बोलते हुए मोमो ने खूनख्वार नज़रों से शाहरुख को देखा। ये झूठ है, वहाँ अकेला मैं नहीं था, सभी खड़े थे, इनके अपने भाई भी वहाँ मौजूद थे। अब आप इनसे पूछें सिर्फ मुझ पर ही शक करने की वजह क्या है? शाहरुख फ़ौरन शम्स से मुखातिब हुआ। क्या वाकई तुमने हरकत की है? सच बताओ मुझे। सख्त लहजे में बाज़पुरस करते हुए शहीद की तरफ मतवजा हुए, जो इसी जानिब आ रहा था। बस एक नज़र इसने सारा पर डाली, जो स्पार्ट चेहरे के साथ अपनी जगह से उठती लाउंज से निकल गई। एक धचका इसे लगा था कि मगर खुद को कंपोज करने की इसने कोशिश की थी। टीवी देखने के इरादे से वो नीचे आई थी, जब बाहर की तरफ से आती सिद्रा की आवाज़ पर वो भी खुद भी अधखुले ग्लास डोर से बरामदे में आ गई और हैरानी के साथ फर्श पर रखे जूतों का अंबार को देखा। सारा आप भी कुछ जूते ले आइए, शाही बहुत अच्छी पॉलिश करेगा। शान की आवाज़ पर सारा ने हैरत से पहले इसे देखा, जो वही कुर्सी पर बैठा था, और फिर शाहरुख को देखा, जो फर्श पर बैठा सर झुकाए जूते पॉलिश करता जा रहा था। इस मोमो को तो अच्छी तरह बताऊंगी मैं। सिद्रा बड़बड़ाते हुए सारा की तरफ मतवज्जा हुई, जो सवालिया नज़रों से इन्हें देख रही थी। तुम्हारे सामने मोमो जो शिकायत कर रही थी, इस पर ही सज़ा मिली है। शम्स ने सबसे कहकर मंगवाएं कि शाहरुख पॉलिश कर देगा। चेक भी करेंगे सुबह, कम से कम 100 तो होने चाहिए। लेकिन ये दोनों तो इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बोलते हुए इसने शाहरुख को देखा, जो खतरनाक संजीदगी और खामोशी के साथ सज़ा भुगत रहा था। इन दोनों के कहने से क्या होता है? शम्स ने शहीद से पूछा। इसने मोमो के इल्ज़ाम की तस्दीक कर दी। सिद्रा मुस्कुराहट छुपाए बोली थी। शान को भी पॉलिश करने दो। कैसे करोगे तुम इतना ढेर? पूरे 100 जुड़े हैं जूतों के। सिद्रा ने एक बार फिर शाहरुख को राज़ी करने की कोशिश की, जो यकीनन गुस्से में कुछ कहने सुनने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, लगे रहो करे। शान तुम भी जाकर सो जाओ। सिद्रा को झुंझलाकर बोलती वहाँ से चली गई। तुम्हें सज़ा नहीं मिली मुलज़म के बचाव पर। जूतों के दरमियान रास्ता बनाकर आगे बढ़ते हुए शान से पूछ रही थी। बिल्कुल मिली है, बड़े भाई को कुछ छोड़ने वाले थे। ज़रा जाकर किचन का दीदार करे, चकाचक बल्कि चकाचौंध हो रहा है। वो फ़ख्र से बता रहा था। तुमने बर्तन धोए थे? वो बेसाख्ता मुस्कुराते हुए बोली। जी बिल्कुल धोए थे, बड़े भाई ने खुद आकर किचन का जायज़ा लिया था। ऐसी सज़ाएं तो हम अक्सर बर्दाश्त करते हैं, एक्सपर्ट हैं, मगर ये जूते पॉलिश करने की नई सज़ा काफ़ी टेढ़ी है।
शान ने शरारती नज़रों से शाहरुख को देखा। मैं कुछ मदद करूं? सारा को इस पर तरस आया था। कोई जवाब नहीं मिलेगा। शान के कहने पर वो मुस्कुराई, जबकि वो जमाई लेता उठ खड़ा हुआ। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जूते पालिश करवाऊँ या जाऊँ? शान ने पूछा, मगर इस बार भी जवाब न डाले। जहन्नुम में जाओ यार। गुस्से में बरामदे की लाइट्स भी ऑफ करता वो अंदर चला गया। कुछ हैरत के साथ सारा ने ग्रिल्स की जानिब आकर आसमान को देखा, जहाँ पूरा चांद चमक रहा था। बाहर भी काफ़ी रात हो जाने की वजह से ग्राउंड की लाइट्स ऑफ थी। हर सिमत चांद की तेज़ ठंडी रोशनी फैली, बहुत खूबसूरत और पूरी स्टार लग रही थी। बमुश्किल ही वो चमकते चांद से बेतहाशा रोशन आसमान से नजर हटा सकी थी। ग्राउंड की बाउंड्री के करीब दो हेवले से टहलते दिखाई दिए। पहचानना मुश्किल नहीं था, वो शहीसी था जो अपने किसी कज़न के साथ वहाँ बातों में मसरूफ़ था। एक नज़र इसने शाहरुख पर डाली और इसके पास ही रखा दूसरा ब्रश उठाया, जो जूतों के ढेर से एक जूता उठाते हुए एहतियातन इसको देखा था कि कहीं इसे इस काम से रोक न दे, मगर वो हर चीज़ को नज़रअंदाज किए बिजली की सी तेज़ी से जूतों पर ब्रश फेरता जा रहा था। लाइट ऑफ कर दूं क्या? इसकी संजीदगी को देखते हुए कुछ बोलना तो नहीं चाह रही थी, मगर कुछ देर बाद यही पूछ ही लिया, मगर इसने जैसे सवाल सुना ही नहीं। दूसरी जानिब वो भी खामोशी के साथ जूते पालिश करने लगी। अभी कुछ ही देर गुजरी जब इसने चौंक कर शाहरुख को देखा, जिसके हाथ में पकड़ा ब्रश जूतों के ढेर पर पटका तो अगले ही पल उठकर ये जा वो जा। अरे रुको, ये सब कौन करेगा? वो जो हक तक बैठी थी होश में आकर इसे आवाज़ दी। हाय, ऐसे क्या हुआ? हैरानी के साथ जूतों के ढेर पर नजर दौड़ाते हुए इसने शायद अपने फरिश्तों को मुखातिब किया। दौर फिटे मुसारा, हर वरी तन चूना ला ਜਾਂਦਾ शाहरुख। और फिर गर्दन मोड़कर इसे देखा, जो इसी जानिब आता दिखाई दे रहा था। बरामदे के स्टेप्स पर एकदम रुका, नजर इस पर साख्त हो गई। जो चेहरा उठाई चौंक इसकी मुंतजिर थी। चांद की रेश रोशनी में भीगा इसका चेहरा दंग कर देने वाला था। वो कोई हुस्न और दिलकशी का शाहकार नहीं थी, मगर इस वक्त इसकी पेशानी पर जज़ब होती चांद की दूधिया लकीरें इसके चेहरे के हर नक्श को मलकूती हुस्न बख्श रही थी। पहली आंखों में हैरानी लिए वो इसे देखते हुए अपनी जगह से उठी, जबकि वो किसी ट्रांस से बाहर निकलता आगे बढ़ा। वो तो ये सब छोड़कर चला गया, वो इसे बता रही थी। तुमने ब्रश क्यों पकड़ रखा है? इधर दो। शहीस ने फ़ौरन ही से ब्रश लिया। इतने सारे जूते वो नाराज़ और गुस्से में नजर आ रहा था। मैंने सोचा कि कुछ मदद कर दूँ, वो बोली थी। और ये हमदर्दी कितनी महंगी पड़ी है, पता लग गया? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। मुझे क्या मालूम था कि वो इस तरह सब कुछ छोड़कर चला जाएगा, वो खिफत से बोली। वैसे अच्छा वो भाग गया, इस बहाने तुम मुझसे बात तो कर रही हो, वो बगौर से देखते हुए बोला। वरना मुझे यकीन हो चला था कि तुम अब कभी मेरी शक्ल तक नहीं देखोगी। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा था? वो संजीदगी से पूछी थी। क्योंकि तुम मुझसे नाराज़ हो, वो बोला था। मैं तुमसे नाराज़ नहीं थी शहीस, वो मुस्कुराहट छुपाते हुए बोली। तुम मुझसे नाराज़ थी सारा, वो भी इसी के अंदाज में बोला। जब कह रही हूँ नहीं थी नाराज़ तो मानते क्यों नहीं? वो अब्रू चढ़ाकर बोली। तो फिर मेरे सामने क्यों नहीं आई? 2 दिन से वो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं करी थी, वो शिकायती लहजे में बोला। बात सुनो, अगर मैं सर दर्द की टैबलेट भी ले लूँ तो आँख ही नहीं खुलती। 2 दिन मैंने खुद सो कर गुजारे हैं, मैं तो कैसे कॉल रिसीव कर लेती। बीमारी के दौरान किसी और की तो छोड़ो, अपनी शक्ल तक देखने का दिल नहीं चाहता। तुम्हारी इस तफसीली दुआ पर मैं बहुत पुरसकून हुआ हूँ, बता नहीं सकता कितना इत्मीनान हुआ है। इसके खश्मगीन अंदाज पर मुस्कुराते हुए से देख रही थी। ये सब छोड़ दो, रख दो, ऐसे ही वो कौन सा देखने आ रहे थे? सारा ने कहा था। सुबह उठकर वो सबसे पहले यही आकर चेक करेंगे, क्या समझ रही हैं आप? जूते चमकाते हुए बोला था। मैं भी तुम्हारे साथ पालिश करूँ? हाथ भी मत लगाना इन जूतों को, हाथ रोके बगैर वो फ़ौरन बोला। वैसे कितनी गलत बात है, इस बेचारे को सजा क्या? मेरी सबने अपने नए जूते पुराने जूते यहाँ लाकर सजा दिए, निकम्मे कामचोर, नागवारी से बोलते हुए चौंकी थी। तुम जॉगर्स पर भी ब्राउन पॉलिश कर रहे हो? सारा ने इसकी तवज्जो दिलाई थी। अच्छा है ना, इस सुस्त लोगों को भी तो सबक मिलना चाहिए, जो मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर खुश होते हैं। वाइट जॉगर्स का हशर बिगाड़ते हुए बोला था। वो लोग तो सर पकड़ लेंगे जिनके जॉगर्स हैं, वो मुस्कुराते हुए बोली। ऐसा ना हो तो तुम्हें भी सज़ा मिल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहली वजह तो ये कि ब्लैक और ब्राउन के अलावा कोई पॉलिश है नहीं। सज़ा सिर्फ ये मिली है कि पॉलिश करनी है, इसके अलावा कोई हिदायत या पाबंदी नहीं है। बिलफर्ज अगर कोई मसला हुआ भी तो अभी तो शाही साहब भुगतेंगे, वो इत्मीनान से बोला। तुम जाकर सो जाओ, मुझे तो यहाँ कुछ वक्त लगेगा। कुछ देर बाद वो इसे मुखातिब हुआ, जो ग्रिल से शाना टकाए आसमान का जायज़ा ले रही थी। तुम देख रहे हो शहीस, आसमान कितना खूबसूरत और रोशन नजर आ रहा है। आसमान पर टिकटिकी बांधे हुए जज़ब के आलम में बोली, जिस पर शहीस ने चौंक कर पहले आसमान को और फिर इसे देखा, जो बरामदे के स्टेप्स के पास दूधिया रोशनी में मौजूद इस पुरस्कून रात की चांदनी का एक हिस्सा लग रही थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में एक ऐसी रात भी आएगी जब मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ इस चांद को देखूंगी, वो मज़ीद बोली। मगर मैंने ऐसा ज़रूर सोचा था। इसके कहने पर सारा ने खशमगी नज़र इस पर डाली थी। ये भी सोचा था कि इस वक्त तुम जूते पॉलिश कर रहे होगे। कैसे खुश्क इंसान से वास्ता पड़ा। वो ज़ेर लब अफसोस पर करती वो स्टेप्स उतरती। वैसे मुझे हैरत होती है इन पर, लेकिन कभी वो इतने प्यार का मुजाहरा करते अपने भाइयों से, जैसे तुम तीनों छोटे से बच्चे हो। इधर से उधर टहलते वो इसे मुखातिब थी। अभी कुछ दिन पहले शान के सर में शदीद दर्द हुआ, पता नहीं कितनी देर तक लाउंज में बैठे इसका सर दबाते रहे। मैंने बाहर अक्सर देखा था कि वो शान या शाहरुख के कंधों पर हाथ रखे बिल्कुल दोस्तों की तरह बात कर रहे होते हैं, मगर इनके ज़रा से गुस्से पर वो दोनों अलर्ट हो जाते हैं। सारे काम छोड़कर मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है और बहुत खूबसूरत भी। पता नहीं किस मूड में थी ये सब कह रही थी, मगर शहीस को हैरत हुई कि आज शम्स के खिलाफ इसने कोई बात नहीं की। ये कहने में कोई झिझक नहीं मुझे कि एक बड़ा भाई होने के नाते इन्होंने हर तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाया, वो बोली थी। तुमने ठीक कहा, मेरे लिए और मेरे दूसरे भाइयों के लिए वो एक बाप की मोहब्बत और शफकत का बेशबहा खजाना लगते हैं। वालिदैन के ना होने का खला इनकी ज़िंदगी में भी मौजूद है, लेकिन इन्होंने हमारी ज़िंदगी में इस कमी को पूरा करने की कोशिश किया, वो बहुत अकीदत भरे लहजे में बोला था। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में इनका क्या मुकाम और अहमियत। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो इनके लिए किसी और इंसान को नज़रअंदाज करना मुझ पर फ़र्ज़ होता। इसके संजीदा लहजे पर वो दंग हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा?
मतलब ये कि बहुत लंबी उम्र है इनकी, या शायद इल्हाम हो चुका, वो यहीं आ रहे हैं। ग्लास स्टोर की आमद जानिब देखते वो इत्मीनान से बोली। इससे पहले वो खबरदार होता शम्स की आमद हो चुकी थी। सामने खड़ी सारा पर से नज़र हटाकर वो इसकी जानिब मुतवज्जा हुई, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जूते पॉलिश करने के अलावा कोई और चीज़ इसके लिए अहम नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इनके लहजे में नागवारी थी। शाही कहाँ है? वो यहीं था, अभी कुछ देर पहले ही गया है। वो कुछ बढ़ाकर बोला। रखो ये सब और जाकर सो जाओ। वक्त देखा क्या हो चुका है? इनके डपटने वाले अंदाज पर वो फ़ौरन ही उठ खड़ा हुआ। दूसरी जानिब वो ग्रिल्स की जानिब बढ़ी थी। अंदर आने का इरादा है या मज़ीद चहलकदमी करनी है? वो इससे पूछ रहे थे जो अनजान बनी टहलने में मगन थी। मैं अभी यहीं टहलना चाहती हूँ, वो ना खुद से बोली। फिर टहलती रहो सुबह तक। बोलते हुए इन्होंने ग्रिल्स बंद करनी शुरू कर दी, जिस पर वो एक पल को दंग हुई, मगर फिर सूरत से अंदर भाग गई थी। दिल तो चाहता इस दुनिया से ही टहल जाऊँ। एक झटके से ग्लास डोर को धकेल कर अंदर दाखिल होती वो आवाज़ बुलंद तिल मिलाई और खाजानी ने नज़रों से देखा जो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इसके सुर्ख चेहरे को देख रहा था। यहाँ आकर अखबार पढ़ने की ऐसी लत लगी कि अखबार देखे बगैर चैन नहीं मिलता। घर में सिर्फ शम्स को ही पाबंदी से अखबार पढ़ते देखा। बहुत ज़्यादा फरागत की वजह से इसे भी अखबार में बहुत दिलचस्पी हो गई थी। आज इसे अखबार कहीं नज़र नहीं आया। इसने सिद्रा से पूछा, मगर इन्हें भी कोई खबर नहीं। अभी वो शहरी को सुलाने सिद्रा के कमरे में गई तो इत्तेफाक से तकिए के नीचे से अखबार मिल गया, जिसे लेकर वो कमरे से बाहर आई थी। सीढ़ियों की जानिब बढ़ते हुए इसने अखबार के फ्रंट पेज पर नजर डाली, फिर यकदम इसके कदम रुकने लगे। सीढ़ियाँ उतरते हुए शईस ने हैरत से इसके चेहरे के तासुरात को देखा, जो अखबार पढ़ते हुए इर्द गिर्द से ही गाफिल था। लगता है कोई बहुत ही खास खबर है। शईस की आवाज़ पर बुरी तरह चौंकते हुए इसके चेहरे का रंग उड़ा था। इससे पहले कि संभलती वो अखबार इससे ले चुका था। सुन खड़ी वो इसे देख रही थी, जिसके चेहरे के तासुरात इस खबर को देखते हुए बिल्कुल बदल गए थे। अगले चंद लम्हों के बाद अखबार से वापस लेते हुए इसने इसकी झुकी नज़रों को देखा और फिर खामोशी के साथ वहाँ से चला गया। तासुर के साथ इसकी पुष्ट को देखते हुए पता नहीं क्यों अपना आप मुजरिम सा लगने लगा। इसलिए मैंने तुम्हें अखबार के बारे में नहीं बताया था। शम्स कभी ऐसी खबरें इसकी नज़रों के सामने नहीं आने देते। सिद्रा यकीनन सब देख चुकी थी, इसलिए कुछ नाराज़गी के साथ बोली, जिस पर वो कुछ बोल नहीं सकी। शदीद पशेमानी और बोझल दिल के साथ वो अपने कमरे में आई थी। वो एक बार फिर इस खबर को पढ़ा था, जिसमें एक 12 साल बच्चा के साथ ज्यादती के बाद इंतहाई वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। इससे आगे वो तफसील नहीं पढ़ सकी, बस नाम आंखों के साथ इस बच्चे के स्कूल यूनिफॉर्म में मुस्कुराती तस्वीर को देखती रही थी। वॉल क्लॉक में इसने वक्त देखा रात के 11 बज रहे थे। टीवी ऑफ करके कुछ देर लॉन्च में बैठी ड्राइंग रूम में आती आवाज़ को सुनती रही। शाम्स के छोटे ताया अपनी बीवी के साथ आए हुए थे। कल छुट्टी का दिन था, इसलिए शायद नशिस्त तवील हो रही थी। बोरियत महसूस करते इसने बाहर का रुख किया कि शायद लड़कियों की टोली दिखाई दे जाए, मगर बाहर आकर इसे हैरत हुई कि हर तरफ सुनाटा था। अलबत्ता ग्राउंड में चंद बच्चे इसे भागते दौड़ते नजर आ रहे थे। वैसे इसे बहुत ज़्यादा हैरत भी नहीं हुई, और इसे मालूम था कि सारे लड़कों की तादाद किसी पोर्शन में जमा हुई है। मूवीज़ वगैरह देखने का प्रोग्राम था, शायद लड़कियां भी वहीं मौजूद हो, इस बारे में वो कंफर्म नहीं थी। वो वापस जाने के लिए पलटते हुए वो कुछ चौंक कर इसकी तरफ मतवज्जा हुई, जो सेल फोन पर किसी से बात करते हुए धीरे धीरे बाउंड्री की सिमत बढ़ रहा था। कुछ देर तक वो इसे देखती रही, मगर फिर कुछ सोचकर इसकी जानिब बढ़ गई, और जब सेल फोन पर बात खत्म करके इसे चेक करता, बाउंड्री के किनारे पर बैठ गया होता। मैं आ जाऊँ? कुछ फासले पर रुककर इसने एहतियातन पूछा था। हाँ ज़रूर, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। यहाँ तन्हा क्यों बैठे हो? कुछ फासले पर सिमट कर बैठते हुए वो पूछ रही थी। मैं सबके साथ ही ताए के पोर्शन में था, एक दोस्त का फ़ोन आ गया, अंदर बहुत शोर हो रहा है तो बात करने के लिए बाहर आ गया। वो बता रहा था। खैरियत, कोई ज़रूरी बात थी? इसके संजीदा तासुरात को सारा ने बगौर देखा। नहीं, दरअसल वीकेंड की वजह से वो सब बाहर खाने का प्रोग्राम बना रहे थे, इसलिए फ़ोन किया था इसने, मगर यहाँ सब जाने नहीं देंगे, इसलिए माजरत कर लिया। अब देखनी पड़ेगी ऊट पटांग मूवीज़। वो मुस्कुराते हुए बता रहा था। तुम यकीनन बोर हो रही हो कि लड़कियां भी सब ताया की तरफ ही जमा, मगर इनकी महफिल अलग हुई है। सरसरी अंदाज में उसने कहा, फिर गर्दन मोड़कर ग्राउंड में दौड़ती हनी को देखा, जो अपनी हमउम्र दोस्त से बचने के लिए इसे पुकारी थी, जबकि सारा खामोशी के साथ बस इसे देखे गई। ग्राउंड की तेज़ लाइट में इसके अब्रू और पलके कुछ ज़्यादा सुनहरी दिखाई दे रही थी। नज़र उठाकर वो अब इसके सुनहरी बालों में कहीं कहीं नुमाया होते लाइट ब्राउन स्टेप्स को देख रही थी। हनी की ताकीद करते हुए वो इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। क्या हुआ, इस तरह क्या देख रही हूँ? हैरानी के साथ इसे देखते हुए मुस्कुराया भी था, जिस पर वो इसके चेहरे से नज़र हटा गई। ताईजान और ताईजान अभी घर पर ही है? वो पूछ रहा था। जाहिर है, वरना तुम्हारे भाई ने मुझे यहाँ टिक कर बैठने देना था, वो खश्म की लहजे में बोली थी। वो मसरूफ़ है, लेकिन इनके मुखबर की तरफ से खबरदार हो, वो मुस्कुराते हुए बोला। मोमा की बात कर रहा हूँ। चाची जान की तबीयत ठीक नहीं तो वो अपने पोर्शन में ही कैद है। इसकी सवाली नज़रों पर वो मज़ीद बोला था। तुम जानते हो, मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई थी। सारा के संजीदा लहजे पर वो उलझी नज़रों से देखने लगा। मुझे माफ़ कर देना कि मेरी वजह से तुम डिस्टर्ब हुए, मगर मुझे नहीं मालूम था कि तुम अचानक आकर अखबार मुझसे ले लोगे। माजरत को आना अंदाज में बोली। ऐसा मत कहो सारा, और ना ही तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत है। इस अखबार को देखने या ना देखने से क्या फ़र्क पड़ सकता है? यहाँ तो हर रोज़ ऐसी खबरें देखने और सुनने को मिलती हैं। मैं इसी दुनिया में रहता हूँ, ना मैं अपनी आंखें बंद रख सकता हूँ, ना ही अपनी समातों पर पहरे लगा सकता हूँ। हर दिन ऐसे हादसा नुमाया होते हैं। मैं हर दिन इन तलख सच्चाइयों का सामना हर शख्स को करना पड़ता है। ऐसा कौन सा दिन होता है जब किसी मासूम को दरिंदगी का निशाना ना बनाया जाता? बुरबरियत की मिसालें खुली पड़ी हैं। वो
शदीद तासुफ़ज़दा लहजे में बोला था, मुझे समझ नहीं आता कि इंसानियत को रोने वाले किस तरह ये भूल जाते कि इन्हें एक दिन मौत का मज़ा भी चखना, किस अजाब का इन्हें सामना करना होगा। वो नहीं जानते कि इस दुनिया में तो माफ़ी की गुंजाइश है। इस दुनिया में इंसान को अल्लाह इतनी ही सज़ा देगा जितनी उसे वो बर्दाश्त कर ले, मगर इस सज़ा की सख्ती सोच से भी बाहर है जो दूसरे जहान में मुंतज़िर होगी। खौफज़दा लहजे में बोलते हुए इसकी तरफ मतवज्जा हुई जो बिल्कुल खामोश खिला में नज़र जमाए बैठा था। जानते तुम्हें कामयाब ज़िंदगी गुजारते देखकर मेरा दिल बहुत खुश होता है। मैं खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो बगौर से देखते हुए बोली, मैं भी अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, ये जानते हुए कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ किसी लातदार नेमतों पर इसका शुक्र भी अदा कर सकूँ। वो गहरी सांस लेकर बोला, सब कुछ कबूल करने के बावजूद भी मैं आज भी एक सर्वाइवर हूँ। एक वक्त था जब मेरे लिए बहुत मुश्किल था अपनी इज़्तिराब, अपने महसूसात को छुपा कर जिंदा रहने के लिए ज़िंदगी की तरफ आने की जद्दोजहद करना। अब अपने इर्द गिर्द नज़र डालता हूँ तो इससे ज़्यादा अज़ियत और तकलीफ़ें देखता हूँ जिन्हें माजी में मैं बर्दाश्त कर चुका हूँ। इसकी आवाज़ पर वो खामोश रही जब भी वो दोनों इस जाने मुतवज्जा हुए जहाँ इसे शईस को पुकारा गया। जाओ, तुम्हारा बुलावा तो आ गया, बोलते हुए उठी थी जबकि शईस भी रेस्ट वॉच पर नज़र डालता उठ खड़ा हुआ। हनी को भी अपने साथ ले जाओ, इसे ताकीद करते वो अब हनी को अपनी तरफ बुला रहा था। मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ वहाँ? मुझे कुछ झिझक कर बोली। हरगिज़ नहीं, इसने फ़ौरन इनकार किया। मैं तुम सबके साथ बैठकर थोड़ी सी मूवी थोड़ा ही देखूँगी। तुम्हारी कज़न्स वहाँ हैं, इनके पास चली जाऊँगी, बैठूँगी। वैसे भी जब वो मुझे बुलाने आई थी तो मैं तुम्हारे ताए ताई की खातिर में अदालत में लगी थी। वो कुछ नाराज़ी से जता रही थी। मैं मना कर चुका हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम सबकी नज़रों में आओ। इसके संजीदा लहजे पर वो हैरान हुई। क्या मतलब जाना ज़रूरी नहीं। बाउंड्री के पास आती हनी को उठाकर सारा के करीब खड़ा करते वो बोला, किसी की प्रॉपर्टी नहीं हूँ मैं जो ये पाबंदियाँ बर्दाश्त करूँ। तुम होते कौन मुझे रोकने वाले? शदीद नागवारी के साथ बोलते हुए हनी का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ गई। तुम मुझसे पूछ रही मैं होता कौन हूँ? यार ये तो ये जब डबल मीनिंग बातें करता ना तो मैंने शक होता कि तेने नकात नहीं कर लेता। इसकी मुस्कुराती आवाज़ पर रुके बगैर ही सारा ने से घूरा था जो ताया के पोर्शन की तरफ बढ़ते हुए से मुखातिब था। याद रखना सारा, तुमने मुझसे ये सवाल किया। मुस्कुराहट छुपाते हुए कुछ धमकाने वाले अंदाज में बोला जबकि वरना खुद से सर छिटकती आगे बढ़ गई। रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने पर जो खुशी की लहर इससे घर में दौड़ी थी वो देखने के काबिल थी। घर के सबसे छोटे बड़े हम उम्र अफराद एक दूसरे को मुबारकबाद देने के लिए पुरजोश थे। सिद्रा भी शम्स के साथ इनके ताया चचा की तरफ गई हुई थी जबकि वो लड़कियों के साथ बाहर निकल आई इनके बिखरी रौनक का जायज़ा लेने। मस्जिद के लाउडस्पीकर नए सिरे से बेदार हो रहे थे। मगफरत के महीने की सामत ने इसे बहुत कुछ याद दिलाया था। इतने सारे मुस्कुराते चेहरों के दरमियान से अपनी ज़ात एकदम तनहा महसूस हुई। इस वक्त शिद्दत के साथ अपने माँ बाप याद आ रहे थे जो इसे बहुत दूर जा चुके थे, मगर इनकी आवाज़ इसे सुनाई दे रही थी। बहुत मुश्किल जब्त किए वो इन सब लड़कियों के दरमियान रुकने की कोशिश करती रही, मगर कब तक। बहुत खामोशी के साथ सबकी नज़रों से बचती वो तेज़ से अपने पोर्शन की सिर्फ बड़ी थी। इस बात से अनजान की एक निगाह वहाँ ऐसी थी जिससे वो अपना दर्द छुपा कर भी नहीं छुपा सकती थी। लाउंज में आते हुए शईस ने इसे देखा था जो सोफे पर ही मौजूद घुटनों पर चेहरा छुपाए लरस रही थी। घुटी घुटी सिसकियों के दरमियान इसे अपने सर पर एक हाथ का लम्स महसूस हुआ जो इसने सर उठाकर देखा जबकि इसकी सुर्ख आंखों में तैरते दर्द को महसूस करते हुए शईस के दिल को कुछ हुआ। इसके सिसकते भीगे चेहरे को देखते हुए इसका दिल चाहा सब कुछ भुलाकर इसे इसके हर दर्द को अपने सीने में छुपा ले। सारा, इस तरह रोककर तुम अपने माँ बाप को तकलीफ ना पहुँचाओ। वो तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारे दिल में जिंदा है। इसके सामने नीचे कारपेट पर वो घुटनों के बल बैठा समझाने वाले अंदाज में बोला, मगर इस वक्त वो कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। चेहरा हाथों में छुपाए वो मजीद शिद्दत से रो रही थी और परेशान नज़रों से देखते हुए कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं भाभी को बुलाऊं? वो सवाल कर रहा था और इसके जवाब का इंतजार किए बगैर तेज़ी से वहाँ से जाना चाहता था, मगर इस वक्त रुकना पड़ा जब सिद्रा इसे अंदर आती दिखाई दी। सारा, लाउंज में आते हुए सिद्रा ने हॉल करी से देखा जो इनकी आवाज़ पर एक झटके से उठकर भागती हुई इनके गले से जा लगी और इसी तरह बेताबी से रोई कि सिद्रा भी इसे संभालने की वजह खुद जबत खो बैठी। दूसरी जानिब शईस ने सूरत हाल में जबकि शम्स भी वहाँ मौजूद थे कहीं जाने की कोशिश नहीं की, ना ही इनकी तेज़ और कड़ी नज़रों से छुपने की कोशिश की। तभी वहाँ मोमो की वालदा ने आगे बढ़कर इन दोनों बहनों को संभाला। कुछ देर में सूरत हाल संभल गई। सारा के चेहरे पर नज़र डालकर इसने सुकून का सांस लिया और फिर वहाँ से जाते हुए एक तासुब भरी नज़र शम्स पर डाली जो अपने चचा से बातों में मसरूफ़ न थे। इनके रवैये के बारे में सोचते हुए इसके दिल पर बोझ आ गिरा था। क्या हो जाता अगर वो सिद्रा को तसल्ली देते हुए ज़रा से हमदर्दी का मुजाहरा सारा के साथ भी कर लेते या कुछ भी नहीं करते, बस इसके सर पर हाथ ही रख देते। मगर वो मुंतज़िर ही रहा। इसके चाचा ने सिद्रा और सारा दोनों के ही सर पर हाथ रख कर ये काम कर दिया था, मगर जो उम्मीद इसे अपने भाई से थी एक लम्हे में नाउमीदी में बदल गई। कम से कम सारा की इसी टूटी बिखरी हालत में वो तवक्को नहीं रखता था कि शम्स इसके लिए इस वक्त सख्त और कटर रहेंगे। असर की नमाज के बाद किचन की सिमत आते हुए से डोरबेल ने मुतवज्जा की। ग्लास डोर के पीछे से शान और शाहरुख के चेहरे नजर आए। रोज़ेदारों, अल्लाह को मानो, क्यों ये दाएँ दिखाकर ईमान ख़राब करते हो? शाहरुख की चहकती आवाज़ पर वो मुश्किल खामोशी इख्तियार करती वापस किचन की तरफ बढ़ गई। आप नमाज़ पढ़ लें, मैं जब तक यहाँ सब देख लेती हूँ। उसने कहा था। हाँ, बस ये बेसन तैयार कर लूँ ताकि नमाज के फ़ौरन बाद ही पकौड़ों की तैयारी शुरू हो जाए। वो मसरूफ़ अंदाज में बोली। इतना बेसन आप ही बहुत हो जाएगा ये। इसने हैरत से कहा। तुम्हारे सामने कल से 2-3 तरफ से पकौड़ों की फरमाइश आई है। मेरे हाथ के बने पकौड़े यहाँ सबको बहुत पसंद है, तो जाहिर है सारे पोर्शन में पकौड़ों के फ्रूट चाट की काफ़ी मिकदार जाएगी और फिर ये है भी पहला रोज़ा। सारा सिद्रा ने तफसील बताई। ठीक है, तो फिर मैं अभी से फ्रूट्स काट लेती हूँ।
टेबल पर रखे फ्रूट्स का जायज़ा लेते हुए बोली, ये ज़्यादा अच्छा होगा, वो बोली थी। वैसे रोज़ा तो ठीक से गुजरना ना, कोई मसला है तो जाकर आराम करो। सिद्रा ने मुस्कुराते हुए उसके सफ़ेद दुपट्टे में कैद चेहरे को देखा। रोज़ा मेरा बिल्कुल ठीक गुजरा और कितना आराम करूँ, आपने कोई काम करने ही कब दिया। हालांकि रोज़ा आपका भी मगर लगी है, मुसलसल मुस्कुराते हुए बोली। ये दोनों भी आ चुके हैं, इफ्तार के लिए कोई ना कोई फरमाइश ज़रूर आएगी। वो शायद खुद से ही मुखातिब थी, इसलिए वो खामोशी से फ्रूट काटना शुरू कर चुकी थी। मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, शाही को याद दिला दूँ किसने शिकंजी भी बनानी है। वो कैसे बनाएगा, मैं बना लेती हूँ। सारा ने हैरत से इन्हें देखा। बनाने को तो मैं भी बना लूँ, मगर रमज़ानों में एक यही काम है जो वो बहुत दिल से करता है। इसे शौक भी है। वैसे आज टेस्ट करना बहुत ज़बरदस्त शिकंजी भी बनाता है। शम्स को इतनी पसंद है कि आम दिनों में अक्सर इससे फरमाइश करके बनवाते हैं। सिद्रा इस पर इंकशाफ करती किचन से निकल गई, जबकि वो हनी की तरफ मतवज्जा होगी। मैं भी आपके साथ फ्रूट्स काटूं? वो अपनी खिदमत पेश कर रही थी। नहीं, तुम सिर्फ खाओ। क्या लोगी, अंगूर या कुछ और? इसने पूछा था। पापा कहते हैं रोज़े का एहतराम करना चाहिए, रोज़ेदार के सामने कुछ नहीं खाना चाहिए। आपका रोज़ा है तो फिर मैं आपके सामने कैसे खाऊं? इसके मासूमियत से कहने पर सारा ने धीरे से हंसते हुए इसके सर को चूमा। कोई बात नहीं, मैं इजाज़त दे रही हूँ, तुम दूसरी तरफ मुँह करके खा लो। केला छील कर इसे थमाते हुए इसने खुद ही हनी का रुख हाथों से पकड़ कर दूसरी जानिब कर दिया। हाँ हनी, तुमने रोज़ा नहीं रखा? किचन में आते शाहरुख ने मसनूई हैरानी के साथ हनी को घूरा। मैं जब बड़ी होंगी तभी रोज़ा रखूँगी, वो इठलाकर बोली थी। छोटी हो मगर बातें खूब बड़ी बड़ी करनी आती हैं। पूरी की पूरी अपनी खाला पर चली गई तुम। हनी को घिरकते हुए वो सारा को सामने टेबल के दूसरी जानिब बैठ गया। चलो भागो अब यहाँ से, जालिम समाज, कभी तो तनहा छोड़ दिया करो। हनी की पोनी पकड़कर दरवाजे की तरफ इसे भेजते हुए इसकी तरफ मतवज्जा वो जो तने हुए चेहरे के साथ फ्रूट काटने में मगन थी। मोहतरमा नज़र उठाकर देख भी लीजिए, ऐसा पुरनूर चेहरा पूरे घर में कहीं दिखाई नहीं देगा। वो लहक कर बोलते हुए से उकसा रहा था जब वो मुश्किल खुद पर काबू रखे हुए थी। अजी कुछ तो बोलिए, क्या चुप का रोज़ा भी रख लिया? वो इसी अंदाज में बोला, जबकि इस पर सारे नज़र उठाकर इसके चेहरे पर चमकती शरारत को देखा। शर्म नहीं आती तुम्हें? रोज़े में फजूल कोई करते हुए। शराफत के साथ चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अपना और तुम्हारा रोज़ा एक कर डालूंगी। सॉरी। छुरी पटकते हुए वो खसीली नज़रों से देखते हुए उठकर खड़ी हुई थी। अजी मोहतरमा, जब आप और हम एक हैं तो हमारे अमल भी एक हैं। बड़ी लगावट से बोलते हुए वो सूरत से इसके सामने आया था, जो वहाँ से निकल जाना चाहती थी, मगर इस गैर मुतवक्का अचानक तसादम पर जहाँ शाहरुख के होश उड़े, वहीं इसकी गुस्सीली चीख पर किचन में आता शान घबरा उठा। माफ़ कर दे, गलती होगी। हाथ जोड़ते शाहरुख बड़ी लजाजत के साथ इसके सामने झुका था, जो गुस्से में बिल्कुल भड़क रही थी। क्या हुआ सारा? शान तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा। शान, इसे यहाँ से लेकर जाओ, वरना मैं इसे। शदीद गुस्से में शाहरुख को घूरते हुए वो जुमला मुकम्मल नहीं कर पाई। मुझे गाली मत देना खुदा के लिए, वरना वाकई आपका रोज़ा ख़राब हो जाएगा। इसकी हालत पर वो मुश्किल हंसी रोके वो इसीलिए जारत के साथ सारा को खबरदार कर रहा था। शाहिब बाहर चलो, ख्वाम का तंग मत करो। रोज़े की वजह से शान पर कुछ ज़्यादा संजीदगी तारी थी। तुम्हारे हुक्म का गुलाम नहीं, जहाँ चाहूँ बैठूंगा। हर दरमी से बोलता वापस टेबल के गिर जा बैठा। तभी कॉल बेल की आवाज़ पर शान नागवारी से देखता किचन से बाहर निकल गया। आप आकर अपना काम करें, मैं कोई बात भी नहीं करूँगा। टाइम गुजारने यहाँ आया था, इतना वक्त बाकी है अभी इफ्तार में। इसके मजलूम अंदाज पर सारा ने बस खूनख्वार निगाह पर डाली। सारा, मेरे ब्लैक स्लीपर्स देखे तुमने, मिल नहीं रहे। लाउंज में इस वक्त वो शम्स की चचादार बहन के साथ बातों में मसरूफ़ थी जब सिद्रा ने आकर सवाल किया। आपके कमरे में होंगे और नहीं मिल रहे तो कोई दूसरे पहन ले। शहरी का बुखार तेज़ हो रहा है, इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं। हाँ, अब यही करना पड़ेगा। शम्स भी बाहर इंतज़ार करने खुद कलामी करते हुए वो वापस कमरे में चली गई। भाभी जल्दी चले जाएँ, भाई बुला रहे हैं। लाउंज में आते हुए शहीस ने सिद्रा को आवाज़ लगाई, इसे मुझे दे दें। इसने सारा की गोद में सोए हुए शहरी की तरफ इशारा किया था, जो इसने शहरी को इसके हवाले कर दिया। इसे तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। तशवीश के साथ इसने गर्म कपड़ों में शहरी को देखा, जो बिल्कुल छोटे से गुड्डे की तरह लग रहा था, जिसके चेहरे को चूमते हुए लाउंज से निकल गया। चंद लम्हे मजीद गुजरे जब इसने शम्स को लाउंज में आते हुए देखा। तुम यहाँ अपनी तैयारी में लगी हो, वहाँ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। दिमाग ख़राब हो गया क्या तुम्हारा? कमरे से आती शम्स की गुस्सीली आवाज़ पर बाहर सारा खोल कर आएगी कि इन्हें तो ये ख्याल रखना चाहिए था कि घर में कोई आकर बैठा है। गुस्से में बरस कर वो दोबारा बाहर चले गए और चंद मिनटों बाद सिद्रा भी शर्मिंदा चेहरे के साथ कमरे में बाहर आ गई। वैसे मुझे ऐसे मर्द बड़े ज़हर लगते हैं कि जो दूसरों के सामने अपनी बीवियों पर रोब जमा के ना अपनी ना मर्दानगी शो करते हैं। हालांकि ऐसे लोगों से ज़्यादा बगैरत मुझे कोई नहीं लगता। लाउंज की नईम तारीकी में वो सोफे पर बैठ चढ़ाए सिद्रा की तरफ रुख किए बैठी थी, जो गोद में सोए हुए शहरी को होले होले थपकती की सोच में गुम थी। मैं 100% यकीन के साथ कह सकती हूँ अगर आपकी जगह कोई औरत होती तो इस बेचारी का हज़ारों बार नर्वस ब्रेकडाउन हो गया होता। ये इनकी खुशफहमी है कि आदसी औरत इनकी ज़िंदगी में मौजूद है। खुश नसीबी है। वो मध्यम मगर नागवार लहजे में बोली थी। मुझे तो समझ नहीं आता कि आप किस तरह इन्हें बर्दाश्त करती हैं। इन्हें तो ये तक नहीं मालूम कि 4 लोगों के सामने किस तरह अपनी बीवी को मुखातिब करना चाहिए। मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ कि आप से भी बात करते हुए इनके लहजे में कोई नरमी या मिठास हो। कभी ऐसा हुआ कि अपने ख़ानदान वालों के सामने बैठकर उन्होंने आपकी तारीफ़ की हो या आपकी कोई अच्छाई बयान की हो? इसके सवाल पर सिद्रा ने इसे देखा। शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं है, सब मुझे जानते हैं। मैं जानती हूँ कि सब मेरे सामने और पीछे भी मेरे लिए अच्छा ही बोलते हैं। वो मध्यम आवाज़ में बोली। कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत होती है। तो खांसी भी होगी मैनू।
क्यों ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत होती है। सारी दुनिया आपके बारे में अच्छा सोचे या बुरा कहे, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बीवी के लिए इसके शौहर का सिर्फ एक तारीफ़ी जुमला क्या ऐसे सकता है कि आप नहीं जानती या जानना नहीं चाहती। वो अपने लफ्ज़ों पर ज़ोर देकर पूछ रही थी। इतनी ज़रा सी बातों को महसूस नहीं करना चाहिए सारा। इतनी ज़रा सी बातें जो मैं महसूस करती हूँ मेरे लिए ज़रा सी हो सकती है, मगर आपके लिए अहम है। आप इनके लिए अपने आप को भी नज़रअंदाज कर देती हैं। ठीक है, वो आपके शौहर हैं, आप इनकी फर्माबरदार हैं, मगर अपनी फर्माबरदारी का नाजायज़ इस्तेमाल आप इन्हें क्यों करने देती हैं? सबको ये नज़र आता है कि इस घर में आने के बाद किस तरह आपने इस घर को संभाला, मगर कोई ये नहीं जानता कि इस घर के लिए किसी भी किस्म के फ़ैसले का इख्तियार आपको हासिल ही नहीं। यहाँ तक कि इन्होंने अपने बच्चों के लिए भी हर फैसले का करने का हक़ सिर्फ अपने पास महफूज रखा है। अभी कुछ दिन पहले खाने के दौरान इन्होंने अचानक आपको इतला दी कि हनी का स्कूल चेंज करेंगे। अपना फ़ैसला सुनाकर ना इन्होंने आपकी कोई राय मांगी, ना सवाल करने का वक्त दिया। ऐसा ही हुआ था ना? इसके सवाल पर सिद्रा से देखा ज़रूर था, मगर कुछ बोल नहीं सकी कि वो दुरुस्त कह रही थी। सब कुछ छोड़ें, आप तो अपनी मर्ज़ी से अपने लिए भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रखती, इस डर से कि कहीं आपके शौहर नाराज़ ना हो जाए। सारी ख़वातीन घर के कामों से फ़रागत के बाद बाहर वॉक करनी होती हैं या मिल बैठकर बातें कर रही होती हैं, मगर इन सब में आप नहीं होती। कभी इनके ऑफिस जाने के लिए कपड़े तैयार कर रही होती हैं, इनके बच्चों की खिदमत कर रही होती हैं, या भाग दौड़ कर इनके ही किसी हुक्म की तामील में लगी होती हैं। सब कुछ अपनी जगह परफेक्ट रखने में, सबको खुश रखने के जतन में आप अपनी ज़ात को ही भूल गई हैं। कभी सोचा आपने कि आप खुद कहाँ मौजूद है? इनके लिए आपने अपनी ख्वाहिशात को अपने दिल के बिल्कुल ही मार दिया। बदले में आपके साथ वो क्या करते हैं? 2 मिनट में आपकी सारी खिदमत गुजारियाँ भूल कर उतार देते हैं। वो शदीद नागवार लहजे में बोल रही थी। ज़रा सी देर ये कोई भूल चूक हो जाए तो वो आपके लिए भी अपना गुस्सा नहीं पी सकते। आज भी गुस्से में बरसने से पहले उन्होंने ये लिहाज रखने की कोशिश नहीं की इन्हीं की चचाजाद बहन घर में मौजूद है। गुस्सा उतारने थे तो ज़रा आवाज़ भी हल्की कर लेते, मगर नहीं, तल्खी से चटचटक कर वो चंद लम्हों में खामोश हुई थी। हो सकता है कि इनके ख़ानदान वाले इस चीज़ के आदी हो, मगर मैंने कैसे ये बर्दाश्त की ये मैं ही जानती हूँ। मैं आपको इस तरह किसी के सामने शर्मिंदा होते नहीं देख सकती क्योंकि मैं हर वक्त ये देखती हूँ किस तरह आप इनके लिए, इनके घर के लिए, इनके ख़ानदान के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। वो इस चीज़ को मानते हैं, मगर मानते तो अपने किसी अमल से भी ज़ाहिर भी तो करें। इस नागवारी से सिद्रा की बात काटी थी। सारा की सारी बातें ठीक है, मैं सारा के साथ हूँ। हद होती है किसी पर भी अपनी मर्ज़ी छूटने की। बीवी को बांदी बना कर रखा हुआ, आपको इजाज़त ही नहीं कोई एहतजाज या इख्तिलाफ़ करने की। वो जो कहते हैं आप बस इस बात पर सर झुका देती हैं। इन्होंने कहा कि दिन है तो आप रात को भी दिन कहने से नहीं झिझक सकती, क्योंकि आपके सरताज की हर बात आपके लिए पत्थर की लकीर होती है। वो इंतहाई तलख लहजे में वो बोली थी। इतने दिन से यहाँ हूँ, कभी मैंने देखा ही नहीं कि वो आपके लिए किसी बात पर परेशान या फ़िक्रमंद हुए हो। अलबत्ता आपकी भूख प्यास उड़ जाती है अगर इन्हें सर दर्द भी हो जाए। इनके ख़ानदान में कोई बीमार हो जाए तो आप पर फ़र्ज़ है कि इनकी खैर-ओ-आफ़ियत दरियाफ़्त करना, मगर जब पप्पो की बीमारी की खबर इन तक पहुँची तो एक बार भी इन्होंने कहा कि चलो इनकी इयादत के लिए चलते हैं, साथ चलते हैं। वो इनसे पूछ रही थी, इनके पास कोई जवाब ही नहीं था। एक वक्त फ़ोन तक करने की ज़हमत नहीं की इन्होंने। इनके रिश्तेदारों के लिए आप अपने रिश्तेदार भूल गई, मगर इन्हें कोई परवाह नहीं। क्या सारी जिम्मेदारियाँ आपकी हैं? इन पर तो फ़र्ज़ नहीं कि मेरी बीवी के चंद गिने चुने रिश्तेदार हैं, इनसे तो सीधे मुँह बात कर लिया करें। मगर वैसे तो तब हो जब इन्हें आपकी अहमियत का एहसास हो, और आप भी सबसे कटकर इनके ख़ानदान की होकर रहेगी। इसमें गलती भी आपकी है। आपको चाहिए था कि अपने आप को मनवाती, अपने रिश्तेदारों को इस घर पर मुकाम दिलवाती, मगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने तासुब नज़र से सिद्रा को देखा। अब उन्होंने तो समझ लिया कि लावारिस, कि मेरी बीवी के आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, तो जो चाहे सलूक करूँ, जब जैसे चाहूँ इस्तेमाल करूँ। इसकी तो जरूरत नहीं है मेरे सामने ज़ुबान खोलने की, तो इसके रिश्तेदारों को कौन खातर में लाता। खामोश होकर वे देखने लगी, जो बेआवाज़ बहते आंसुओं को रोकने की कोशिश करी थी। इनकी जी हजूरी करते हुए अगर एक लम्हा भी मिले तो ज़रा सोचें अपने बारे में। आपकी भी अपनी भी एक ज़िंदगी है, जिसे अपनी तरह से गुजारने का थोड़ा बहुत हक़ आपके पास भी होना चाहिए। गौर करें आप क्या थी और क्या हो चुकी हैं। इस शख्स की वजह से आपका ख्वाब अधूरा रह गया। आप एमए की डिग्री लेना चाहती थी, लेक्चरर बनना चाहती थी, मगर ऐसा जादू चलाया इस शख्स ने कि आपको सब कुछ भुलाकर हाँकता हुआ ले आया भेड़ बकरी की तरह, और लगा दी उम्र भर की मजदूरी पर। वो जहरखंद लहजे में बोली थी। इस वक्त अगर मेरी बात पर ठंडे दिलो दिमाग के साथ सोचकर अमल करती तो आज किसी कॉलेज में लेक्चर होती और किसी ऐसे शख्स से ज़िंदगी गुजारी थी जिसे आपकी कदर होती, जो आपको आपके पूरे हकूक़ देता, आपकी राय, आपके फ़ैसलों को अहमियत देता, महफिल में तन्हाई में आपकी इज़्ज़त करता, अपने अमल से ये ज़ाहिर करता कि आप इसके लिए कितनी अहम है। मगर आपने अपने लिए क्या चुना? ये ज़िंदगी जिसमें आपकी हैसियत ज़र खरीद गुलाम किसी है। ये शख्स इस काबिल नहीं है कि आप जैसी औरत से मिलती, जिससे सब कुछ देख देख कर खून जलता है मेरा। सर छटकती वो नागवारी से बोली थी। अब इस तरह खामोश बैठकर अपना हशर होता ना देखें। इस अभी वक्त है, ज़रा अपनी बात में वज़न पैदा करें। सती सवित्री किस्म की बीवी बनकर जितना अरसा गुजार लिया आपने, वो काफ़ी है क्या आया हाथ में। ज़िंदगी के कीमती साल गुम हुए सो हुए, अपनी ज़ात को भी गुम कर दिया। ढूंढे खुद को, बताएं इस शख्स को कि आपका क्या मुकाम है।
सर्द लहजे में बोलती वो उठी और इनकी जानिब देखे बगैर वहाँ से चली गई। और सिद्रा साख बैठी सोचती रही कि वो कितनी गहरी नज़र रखती है इन पर, इनकी ज़िंदगी पर। जो बातें वो कह रही थी इनके बारे में कभी सोचने का इन्हें वक्त ही नहीं मिला। और अब जब वो सोचना चाह रही थी तो दिमाग माऊफ हो रहा था। पता नहीं कितनी देर बाद वो इस काबिल हुई कि उठ के कमरे में सिम जा सकी। दरवाजे पर होती बुलंद दस्तक ने बेदार किया। वॉल क्लॉक पर वक्त देखते हुए हड़बड़ा कर उठ बैठी कि सहरी का वक्त हो रहा था और आज वो अलार्म ऑफ करके फिर बेखबर हो गई थी। मैं उठ गई हूँ, आती 2 मिनट में। बेड से उठते हुए इसने सिद्रा को आवाज़ दी थी, जो आज भी इसे बेदार करने ऊपर आई थी। वॉशरूम की तरफ जाते हुए इसे अंदाज़ा हुआ कि अब वो शेष के कमरे का दरवाज़ा थपथपा रही थी। किचन में आते हुए इसे मज़ीद शर्मिंदगी हुई कि सहरी का सारा इत्माम वो तन्हाई कर चुकी थी। बस टेबल पर सब कुछ रखना था, जो कि ये काम इसने सूरत से करना शुरू कर दिया। मगर एक चीज़ इसे बुरी तरह चौंकाया, सिद्रा बिल्कुल खामोश थी। इनके चेहरे के तासुरात इस कदर संजीदा थे वो खुद से इन्हें मुखातिब करने की हिम्मत नहीं कर सकी। कुछ ही देर में सब सहरी के लिए जमा हो गए। किधर है? और हस्बे मामूल हल्की फुल्की बातों के दौरान सहरी खाना शुरू कर दी, जबकि वो खामोशी के साथ चोरी चोरी सिद्रा को देख रही थी, जो बेचैन होते शहरी को संभालते हुए बमुश्किल ही कुछ खा पा रही थी। शहरी को मुझे दे दें, इसने मध्यम आवाज़ में मुखातिब किया। रहने तो इसने भी कसम खाई हुई मुझे बेसकून करने की। सिद्रा के तलख लहजे पर जहाँ वो दंग हुई वहाँ बाकी सब भी चौंक उठे थे। सारा और शेइस, तुम दोनों अपने कमरे में इंटरकॉम निकाल कर फेंक दो, मजा लो जो इनकी आवाज़ पर नींद टूट जाए। जब मुझे ही ऊपर जाकर दरवाजे पीटने तो ज़रूरत क्या इंटरकॉम के बखेड़ों की। एकदम ही वो जिस तरह बोली, इस पर सभी दंग रह गए इनके तेवर देखकर। सॉरी, मैं कल से एहतियात करूँगा, शेइस ने शर्मिंदगी के साथ कहा, जबकि शम्स ने एक बार भी इन्हें देखा जिन्होंने शेइस की माजरत पर कोई तवज्जो नहीं दी। भाभी, आपकी तबीयत ठीक है? मुझे तो लग रहा है आप रात भी सोई नहीं। कुछ देर बाद शाहरुख ने संजीदगी से इनसे सवाल किया, कमाल है, तुम्हें कैसे महसूस होगा? किसी और ने तो ये महसूस करने की जहमत नहीं की। सिद्रा के तंजिया लहजे पर सारा ने कनखियों से शम्स को देखा, जो चौंक उठे थे। वैसे कल से लेकर आखिरी रोज़े तक मेरा यही इरादा है कि सहरी तक जागती रहूँ। यहाँ सबकी मिन्नतें करके जगाने के लिए 2 घंटे चाहिए होते हैं। सहरी बनाने के लिए भी वक्त दरकार है, तो बेहतर है कि सब सोएं और मैं जागूँ। वरना सहरी में भी देर हो जाएगी तो सबका अताब मुझ पर ही नाजिल होगा। किसी भी जानिब देखे बगैर वो तलख लहजे में बोली। जवाबन किसी ने कुछ नहीं कहा कि सभी हैरान परेशान थे सिद्रा के बिगड़े तेवरों पर। सारा खुद भी कुछ हैरान थी कि इसने कभी सिद्रा को इस तरह बात करते नहीं देखा था, मगर वो अंदर ही अंदर मुतमईन थी। सिद्रा कुछ ऐसा गलत भी नहीं कह रही थी, वो सब जानते भी थे, सो खामोश थे। सिद्रा मुंतज़िर रही थी कि शम्स कुछ कहेंगे, मगर वो भी चुप थे। अलबत्ता इनके चेहरे पर कुछ तो फ़करात फैले साफ नज़र आ रहे थे। बहुत खामोशी के साथ सैरी ख़त्म हुई। माहौल में मौजूद तनाव को सभी महसूस कर रहे थे। ठीक तरह खड़ी हो वरना थप्पड़ मारूंगी। सिद्रा की तेज़ आवाज़ पर वो चौंक कर इन्हें देखने लगे, जो हनी को झिड़कते हुए दोबारा से अपने करीब कर चुकी थी। इस वक्त वो इसे स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। ड्रेसिंग के सामने बालों में ब्रश फेरते हुए वो आईने में इनके अक्स को देख रहे थे। इनके तने हुए चेहरे और तेवर देखकर वो मजीद उलझने लगे थे। समझ से बाहर था कि सिद्रा को हुआ क्या, मगर ये सवाल वो इस वक्त करना नहीं चाहते थे कि जानते थे वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं देंगी। बैग लटकाए हनी कमरे से बाहर भाग गई थी, जबकि वो भी ब्रीफकेस उठाए दरवाजे की जानिब बढ़ गए, मगर फिर रुककर इन्हें देखा, जो स्पॉट चेहरे के साथ खुद पर कंबल डालनी थी। मैं जा रहा हूँ, बिलाकर खुद इन्हें याद दिलाना पड़ा। खुदा हाफिज़। इनकी जानिब देखे बगैर बोलते हुए इन्होंने चेहरे पर भी कंबल डाल लिया, जिस पर शम्स को झटका से लगा कि हर काम छोड़कर वो इन ऑफिस के लिए दरवाजे तक खुदा हाफिज़ कहने साथ आया करती थी। मगर आज एक गहरी सांस लेकर वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। शम्स यही डिज़र्व करता है, ये इसी काबिल है कि इसको एहसास दिलाया जाए, तब भी इसको थोड़ा बहुत एहसास होगा। शान के हमरा किचन में वो इफ्तार के लिए फ्रूट काटते हुए इससे बहुत मुतासिर हुई थी कि कितनी नफासत के साथ वो फ्रूट काट रहा था। वैसे इसे अंदाज़ा हो चुका था कि किचन के कामों में बहुत सुगड़ था। शान, तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत खुश होगी, इसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल इसकी मुस्कुराहट गायब हुई जब शाहरुख किचन में दाखिल हुआ। भाभी, मैं आ गया। वो चहकते हुए सिद्रा की तरफ बढ़ा, जो दुपट्टा कमर से बांधे हुए पकौड़े बनाने में मसरूफ़ थी। कम वक्त रोज़ा रख के भी कितना फ्रेश रहता है। बेजायरी के साथ सोचते हुए इसने शाहरुख को देखा, जो सिद्रा के कान खाने में मगन था। मत तंग करो शाही, तुम देख रहे हो मैं क्या कर रही हूँ। सिद्रा के नागवारी से झिड़कने पर शाहरुख का चेहरा लटक गया। गुस्सा किसी पर होता है, उतारते सब मुझ पर है। वो मुँह फुलाकर बोला और फिर पलट कर सारा की तरफ देखा। तुम्हारी बहन का बदला तुमसे लूँगा। सारा को ललकारते हुए वो किचन से बाहर निकल गए, जबकि इसने खा जाने वाली नज़रों से शान को देखा, जो हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। शेइस की आवाज़ पर वो दोनों इसकी तरफ मतवज्जा हुए थे, जबकि सारा ने मध्यम आवाज़ में सलाम का जवाब दिया, मगर इसकी तरफ पलट कर नहीं देखा था। जबकि सिद्रा ने मध्यम आवाज़ में सलाम का जवाब दिया, मगर इसकी तरफ पलट कर नहीं देखा। डेंजरस। इसे सिद्रा की तरफ बढ़ते देखकर शान ने गुनगुनाते हुए खबरदार किया, जबकि वो अनसुनी कर गया। क्या हुआ आपको, मुझे भी नहीं बताएंगी? इनके शानों के गिर्द हाथ रखकर सर झुकाते हुए पूछ रहा था। कुछ नहीं हुआ मुझे, तो क्या बताऊँ तुम्हें? पकौड़े डीप फ्राई करते हुए बोली थी। मैं नहीं मानता, आप ज़रूर किसी बात पर नाराज़ हैं, वो मज़ीद बोला था। पीछे हट जाओ शेइस, वरना छींटे लग जाएंगे ऑयल के। बोलते हुए इन्होंने शेइस का हाथ अपने शाने से हटाया, जिस पर वो खामोशी के साथ पलटते हुए इनकी तरफ मतवज्जा हुआ, जो हल्का सा गला खनकारते हुए किचन में दाखिल हुए थे। मुंतज़िर ही रहे कि सारा पलट कर इन्हें देखती या सलाम करती, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिद्रा पलट कर इन्हें देखती या सलाम करती, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारा ने निगाह उठाकर भी इन्हें नहीं देखा था, जो शान के सलाम का जवाब देते हुए सिद्रा की तरफ ही मतवज्जा थे।
तबीयत बेहतर नहीं है तो तुम्हें आराम करना चाहिए, सब कुछ बाहर से आता था। पुष्ट पर हाथ बांधे वो संजीदा लहजे में इनसे मुखातिब हुए थे जो कान बंद के अपने काम में मसरूफ़ थी। अफ्तार के बाद तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना, तैयार हो जाना। मुझे कुछ नहीं हुआ जब मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, आप फिक्र मत करें। इनकी जानिब देखे बगैर वो सर्द लहजे में बोली। तो फिर हुआ क्या तुम्हें? इस बार वो जब्त ना कर सके जो कुछ नागवारी से इनकी पुष्ट पर देखा था। कुछ नहीं हुआ, मुझे कितनी बार दोहराऊँ। पकौड़े कढ़ाई से निकालते वो जिस तरह बोली थी, शम्स के चेहरे का रंग बदल गया। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इनके भाइयों के सामने इस लहजे में बात कर रही हैं। एक नज़र उन्होंने हैरान खड़े शहीद पर डाली और खामोशी के साथ किचन से बाहर निकल गए। दूसरी जानिब शान की नज़र से बचते हुए इसने इशारे से सूरत हाल की वजह सारा से पूछी, जिस पर वो बस शान ने उचका कर आएगी, मगर इस वक्त इसे हंसी आई शहीद पर जब वो हैरानी के साथ सिद्रा को देखकर किचन से बाहर जा रहा था। रात का वक्त था जब वो लाउंज में हनी को होमवर्क करवा रही थी। सिद्रा भी वहीं शहरी को गोद में बिठाए टीवी देखने में मसरूफ़ थी। तभी शम्स कमरे से बाहर आए। एक नज़र लाउंज में सिम डालकर इन्होंने सीढ़ियाँ उतरते शान को आवाज़ देकर बुलाया, जहाँ भी जा रहे हो बाद में जाना, पहले मुझे एक कप चाय बना कर दो। इसे हुक्म देकर वो वापस कमरे में चले गई, जिस पर शान ने पहले सिद्रा को देखा कि इस वक्त वो शम्स के लिए चाय बनाती थी, मगर जाहिर है इस वक्त सूरत हाल मामूल की तरह नहीं थी। सो इसने कुछ मदद तलब करती नज़रों से सारा की जानिब देखा कि पहली बात तो ये कि चाय बनाना इसके लिए मुश्किल काम था। दूसरा ये कि अगर बना भी लेता तो शम्स ने पहले घूंट लेकर ही कप इसके सर पर फोड़ देना था। इसकी मुश्किल आसान हो गई जब सारा इसे इशारे से रोकती खुद किचन की सिमत पड़ गई। आई तो शम्स में वहीं लाउंज में बैठे नजर आई। इन्हें मुखातिब करने की जहमत तो वो उठा नहीं सकती थी, इसलिए इनका मग इनके करीबी सोफे की साइड पर रखी छोटी सी ग्लास टेबल पर रख दिया। एक मग सिद्रा को देकर वो अपना मग पकड़े वापस हनी के पास कारपेट पर आ बैठी। पापा, मेरे एग्जाम्स के बाद आप मेरा स्कूल चेंज कर देंगे? हनी ने बहुत वक्त पर यह सवाल उठाया। इसने दिल ही दिल में हनी को शाबाश दी। कोई स्कूल नहीं चेंज हो रहा तुम्हारा, अभी इसी स्कूल में पढ़ना है तुम्हें। सिद्रा ने पहले से घिड़का था, जिस पर शम्स सिर की तरफ मतवज्जा हुए। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं इसका एडमिशन किसी और बेहतर स्कूल में करवाना चाहता हूँ, वो याद दिला रहे थे। आपने कहा होगा मुझे याद नहीं, मैं चाहती हूँ कि अभी वो इसी स्कूल में रहे। स्पार्ट लहजे में वो बोली थी। तुम्हारे चाहने से क्या होता है, इसकी बेहतर एजुकेशन का मामला। वो नागवार लहजे में बोले। वो मेरी भी औलाद और मुझे मालूम है किसके लिए क्या बेहतर और क्या नहीं। इस स्कूल में भी आपकी मर्ज़ी से इसका एडमिशन हुआ था, मगर अब जिस स्कूल में से भेजना चाहते हो इसका मेयार ज़्यादा बेहतर है। पहले भी ये बता चुका हूँ, तो अब क्या ज़रूरत है बहस करने की। इनकी बात काटते हुए बोले थे। मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रही, सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हनी अभी बहुत छोटी है। जिस स्कूल में आप भेजना चाह रहे हो वो घर से बहुत दूर है, मुश्किल होगा इसके लिए वैन से आना चाह रहा, घबरा जाएगी वो, इसकी तालीम पर असर पड़ेगा। अभी जिस स्कूल में वो है वो करीब है, आपके साथ जाती है और वापस घर के ही किसी बंदे के साथ आती है। मैं भी मुतमिन रहती हूँ। दुनिया के बच्चे वैन पर स्कूल आते जाते, तुम्हारी बेटी क्या और बच्चों से अलग है? वो एक बार फिर नागवारी से इनकी बात काट कर बोले थे। हमेशा आप अपनी मर्ज़ी करते तो इस बार भी वही करें जो चाहते हैं। इस सड़क की शहर की सड़कों का हशर देखा आपने? इतनी सी बच्ची किस तरह रोज़ मीलों दूर जाएगी। इस बारे में नहीं सोचना तो मत सोचें, मगर मेरी बेटी को एक खराश भी है तो किसी को नहीं बख्शूंगी। शदीद गुस्सीले अंदाज में बात मुकम्मल करते हुए उन्हें हद तक छोड़कर वहाँ से चलेगी। चाय के सिप लेते हुए इन्होंने बगौर सारा को देखा, जिसके चेहरे पर मुकम्मल इत्मीनान फैला था। जिसे देखते हुए इनके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। हनी को होमवर्क समझाते हुए सारा को इनकी कड़ी नज़रें अपने चेहरे पर महसूस हो गई, मगर इसने गलती से भी इनकी जानिब नहीं देखा था। स्टडी रूम से बाहर आते हुए वो इनकी तरफ मतवज्जा हुए जो कॉट में सोए शहरी को उठा रही थी। बेड पर शहरी को एहतियात से लटाते हुए सिद्रा ने एक नज़र भी इन पर नहीं डाली, जो बैकग्राउंड से पुष्ट लगाकर बैठे बगौर इनके तासुरात देख रहे थे। खामोशी के साथ सिद्रा ने लाइट ऑफ की और वापस बेड की सिमत आ गई। कितनी देर पहले मैंने तुमसे कहा था कि कमरे में मुझे तुमसे बात करनी है, वो पूछ रहे थे। आप देख रहे थे मैं सारा से बात कर रही थी। इनकी जानिब देखते हुए वो बोली थी। सदियों बाद इससे मिली तो तुम्हारी बातें नहीं खत्म हो रही। अब अपनी बहन से मुझे कितनी देर बात करनी है, इसके लिए भी मुझे आपकी मर्ज़ी की मालूम करनी होगी, वो सर्द लहजे में पूछ रही थी। इससे पहले कितनी बार इससे बात करने के लिए मैंने तुम्हें वक्त मुय्यन करने के दिया है, वो हैरान लहजे में बोले थे। वो अब अमेरिका से आज ही आई है कि जो इसके पास से उठकर तुम मेरी बात सुनने नहीं आ सकती थी? क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? अब आ तो गई हूँ, जो बात करनी है वो करें, जो बात करनी है वो झुंझलाए हुए अंदाज में बोली थी। सिद्रा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिर अचानक तुम्हें हुआ क्या? किस किस्म का रवैया तुमने इख्तियार कर रखा है? कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? वो मध्यम मगर सख्त लहजे में बोले। ना तुम ढंग से कोई बात करती हो किसी से, मैं अगर कोई बात करता तो मजबूरन कोई जवाब तुमसे मिल जाता है। तुम्हारे अचानक इस तरह के रवैये की वजह जानना चाहता तो कतरा जाती हो। हज़ारों काम तुम्हें याद रह जाते, कमरे में आने के लिए तुम मेरे सो जाने का इंतज़ार करती हो। क्या है ये सब? कोई वजह तो बताओ। मैं सोच कर पागल हो रहा हूँ कि मुझसे कौन सी गलती से इज्जत होगी जो तुम इस तरह मुझे नज़रअंदाज करी हो। वो हैरान परेशान लहजे में बोले थे। किसी की कोई गलती नहीं, सारी गलतियाँ मेरी हैं। सर झुकाकर सबकी हाँ में हाँ मिलाते रहो तो सब ठीक है। जहाँ अपनी मर्ज़ी इस्तेमाल करो वहाँ सवालात शुरू हो जाते हैं। कंबल झटक कर एक तरफ हटाती वो कुछ बिगड़े अंदाज में अपनी जगह पर लेट गई। दूसरी जानिब वो हैरत से इन्हें देख रहे थे जो करवट दूसरी जानिब ले चुकी थी। किसने तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी इस्तेमाल करने से रोका? हनी के स्कूल का जो मामला तो ठीक है, वही होगा जो तुम्हें बेहतर लगता है। अगर तुम अपने अंदेशों का इजहार करती तो मैं भी सोचने पर मजबूर हो जाता, मगर इस वक्त तुम मुझसे मुत्तफिक रही थी।
मैं यही समझा कि तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है, और अब तुम मुझे ये बताना चाह रही हो कि मैं अपनी मर्ज़ी तुम पर मुसल्लत करता हूँ। वो कुछ गर्म होकर बोले, मुझे सहरी के लिए उठना, अगर आप खामोश नहीं होना चाहते तो बता दें, मैं कमरे से बाहर चली जाती हूँ। इनकी जानिब देखे बगैर वो जिस लहजे में बोली, शम्स ये शदीद बेयकीनी के साथ कुछ बोल नहीं सके थे। इतने सालों में ये पहला मौका था जो वो इस तरह कमरा छोड़कर जाने की बात करी थी। इनका तो ये रूप भी पहली बार सामने आया था। ऐसा नहीं था कि पहले कभी इनमें कोई झड़प इनके दरमियान नहीं हुई, मगर इसका असर कभी घर के बाकी अफराद पर नहीं पड़ा था। हर बार गलती किसी तरफ से भी वो हमेशा सिदरा ही बात ख़त्म करके नाराज़गी दूर करने की कोशिश करती या वक्ती तौर पर खामोश हो जाया करती थी। शम्स के गुस्से के सामने वो अपने गुस्से को भूलकर नरम पड़ जाती, लेकिन इस बार वो सोच सोच कर पागल हो रहे थे कि इनसे कब और कहाँ गलती हुई, जिसकी बुनियाद पर सिदरा इस कदर इनसे मुतनफ़्फ़र हो चुकी है कि बात करने, इनका चेहरा देखने तक की रवादार नहीं है। इस वक्त भी सोचते सोचते इनका दिमाग जिस तरफ जा रहा था वो इन्हें शक और यकीन के दरमियान डावाडोल कर रहा था। इनका दिल चाहा कि वो सारा के पास जाए, बास परस करें, और अगर इनका शक यकीन में बदल गया तो वो नहीं जानते थे वो इसका क्या हशर करेंगे। लेकिन वो अभी फौरी तौर पर कुछ करना नहीं चाहते थे कि सिद्रा पहले इनसे बदगुमान हो रही थी। वो पहले इनकी सोच तक पहुंचना चाहते थे, इसके बाद ही वो इसके कान भरने वाले इंसान की खबर लेना चाहते थे जिसने इनकी नींदें उड़ा दी थी। विंडो ग्लास एक तरफ हटाते हुए सारा ने इनके संजीदा चेहरे को देखा। तुम सो तो नहीं रही थी? वो पूछ रहा था। नहीं सो रही, तब भी तो तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। सारा ने कश्मीरी नज़रों से इसे देखा था। क्या हुआ, खैरियत? कुछ परेशान लग रहे हो? इसकी खामोशी पर वो बोली थी, घर के माहौल से तुम वाकिफ़ हो, भाभी को देखकर मैं वाकई परेशान हो रहा हूँ। वो साफ गोई से बोला। तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी बहन की वजह से इस घर का माहौल बिगड़ा हुआ है? वो तेज़ लहजे में बोली थी। मैं ऐसा हरगिज़ भी नहीं सोच सकता, वो नाराज़ी से बोला। मगर मैंने पहले इस तरह इन्हें कभी नहीं देखा। अगर भाई से इनकी कभी कोई झड़प होती है तो वो इनके कमरे तक ही रहती है। अगर कभी इनका मूड ख़राब होता है तो मेरे पूछने पर वो मुझे बता भी देती है। ये जानते हुए भी कि इन दोनों के मामलों में कोई दखल नहीं दे सकता, लेकिन इस बार मैंने भाभी को कुछ ना बताने के बावजूद सरसरी पर तौर पर ही भाई से बात की थी। मगर वो खुद लाइलम है। मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो बहुत परेशान है। हम सबके सामने भाभी ने कभी इनसे इस तरह तलखी से बात नहीं की जिस तरह हम अब करने लगे। इससे पहले भाई कभी इनकी तरफ से इतना हर्ट और मायूस नहीं हुए। मैं इस बारे में तुमसे बात करना चाहता था। वो परेशान अंदाज में बोला। देखो, ये इन दोनों मियाँ बीवी का मामला है, मुझे ये तुम्हें दरमियान में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये वो दोनों खुद ही अपने मसले सुलझाएं, ये बेहतर है। कभी कभी मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी सूरत हाल हो जाना एक नॉर्मल बात है। अब एक दूसरे को मज़ीद समझने का मौका मिलता है। उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। ऐसा तो तब होगा जब दोनों एक दूसरे के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे। मगर भाभी तो कुछ कहने सुनने के लिए तैयार नज़र नहीं आती। मैंने आज भी इनके पास जाकर इनकी नाराज़गी की वजह जाननी चाहिए तो उन्होंने मुझसे भी सख्त लहजे में बात की और भाई के बारे में कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। इसके अफसरदा लहजे पर सारा एक पल को तो हैरान हुई। आप ही की ये जुर्रत कि उन्होंने तुमसे सख्त लहजे में बात की? सुबह खबर लेती हूँ इनकी। वो मुस्कुराहट छुपाए बोली थी। मैं संजीदा हूँ सारा, वो कुछ पर झुंझला कर बोला। किधर गया? और तुम्हारे भाई रंजीदा? वो बोलते हुए हंसी। सारा ये सब नॉर्मल नहीं है, तुम नहीं समझ रही जो मैं कहना चाहता हूँ। वो जिद छोड़कर बोला। तो अब मैं क्या करूँ बताओ मुझे? वो संजीदगी से बोली थी। मुझे यकीन है कि भाभी ने तुमसे ज़रूर अपनी प्रॉब्लम शेयर की होगी। क्या तुम मुझे बताओ कि इस बारे में? वो पूछ रहा था। ना मैंने इनसे कुछ पूछा, ना इन्होंने मुझे कुछ बताया। वो मेरी बहन है, मगर इनके पर्सनल में मुझे भी दखल देने की ज़रूरत थी, वो बोली थी। वैसे भी अगर मैंने दरमियान में आने की कोशिश की तो तुम जानते सूरत हाल मज़ीद बिगड़ेगी। मेरा ख्याल है कि तुम खुद को अलग रखते हुए भी इनके दरमियान में आ चुकी हो। इसके कहने पर सारा ने चौंक कर इसे देखा। कल से नोट कर रहा हूँ, भाई जिन नज़रों से तुम्हें देख रहे हैं वो मुझे परेशान करने के लिए काफ़ी है। इसकी सवालिया नज़र पर वो मज़ीद बोला। मुझे पूरा यकीन हो चुका कि वो यही समझ रहे कि भाभी के बदले रवैये में तुम्हारा हाथ है। जब मैंने इनसे भाभी के बारे में बात की तो इन्होंने आखिर में सिर्फ ये कहा कि जो कान भरा है मेरी बीवी के मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मगर किसी मसलहत के तहत खामोश हूँ। इसके बताने पर ओए होए मेरे यार, मैंने ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कोई चीज़ गिरी है। अब पता नहीं गिरी है कि नहीं गिरी, लेकिन कपड़े वाला झाड़े है मैंने तो कुछ भी नहीं निकला। खैर आइए हम पढ़ते हैं 15 मिनट मज़ीद, फिर मैंने इजाज़त देना। तुम भी समझ गई होगी, इनका इशारा तुम्हारी तरफ ही था। इसके बाद मैं भी इनसे कोई बात नहीं कर सका। वो बोला। वो जो समझते हैं इन्हें समझने दो, और मैंने कोई कान नहीं भरे इनकी बीवी के। जो सच था वो मैंने वही कहा। इसके जले भुने लहजे में शईस ने गहरी सांस भरकर इसे देखा। तो वही हुआ जिसका मुझे डर था, वो कश्मीरी लहजे में बोला। अब बता दो मुझे क्या कह दिया तुमने भाभी से जो अपने शौहर को भी भुला बैठी हैं? इसके जिद होने वाले अंदाज पर सारा ने खाइफ होकर इसे देखा। मैंने इन्हें सिर्फ यह एहसास याद दिलाया कि वो भी एक जीती जागती इंसान है। उनकी भी अपनी एक ज़िंदगी है। इन्हें हक़ है कि वो अपनी राय का इजहार करें। इनके फ़ैसले में भी इतना ही वज़न होना चाहिए जितना वज़न इनके शौहर के फ़ैसलों में होता है। अरे इस शख्स ने अपनी बीवी की ज़िंदगी की इनकी शख्सियत पर अपना होल्ड जमा कर रखा हुआ है। आखिर में वो जिस तरह झल्लाकर बोली थी, शईस ने अपना सर पकड़ लिया। मेरे खुदा, मैं किस दीवार से अपना सर टकराऊँ? बेवकूफ़, वो भाभी के शौहर, इनका होल्ड तो और किसका होगा इनकी ज़िंदगी पर? वो आजिज़ आकर बोला। हाँ तो मैं कब इनकार कर रही हूँ इस बात से, मगर एक हद तक रहे। वो अपनी बीवी की शख्सियत को तो तबाह ना करे। नागवारी से बोलते हुए इसे घूर रही थी, जो सीने पर हाथ बांधे इसकी तरफ इस तरह इसे देख रहा था जैसे समझ ना आ रहा हो किससे क्या कहे।
क्या हुआ? इसकी खामोशी से देखने पर सारा को हंसी आई। अगर भाई का शक यकीन में बदल गया कि तुमने ही भाभी को ट्रैक से हटाया तो क्या होगा? कुछ सोचा तुमने? वो पूछ रहा था। बात सुनो, इन्हें शक नहीं पूरा यकीन है, मुझे पता है वो मुझे कुछ कह नहीं पाते, मगर जिस तरह तुमने कहा है कि मुझे देखते हैं घूरते हैं तो घूरने दो इन्हें, इसके अलावा वो कर भी कुछ नहीं सकते, क्योंकि अभी इनकी बेगम आके आपे में नहीं है। वो इत्मीनान से बोली। सारा सच कहूँ तो वाकई मुझे ये सब पसंद नहीं है जो तुम कर चुकी हो। वो संजीदगी से बोली। मैंने जो किया मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं, मैंने तुम्हारी भाभी को सिर्फ ये एहसास दिलाया कि वो बेजुबान गाय नहीं है। वो तेज़ लहजे में बोली। क्या बात कर रही हो सारा? यहाँ किसी ने इन्हें बेजुबान गाय की तरह ट्रीट नहीं किया, मगर तुम्हारे भाई ने ज़रूर इन्हें ऐसा समझ रखा है। सारा ने इसकी बात काटी। ऐसा बिल्कुल ही गलत बात मत करो, तुम गलत बात मत करो, तुम्हें सिर्फ अपने भाई की परवाह। वो नागवारी से बोली। हाँ ये ठीक है कि मैं अपने भाई को बेसुकून नहीं देख सकता, मगर भाभी इनसे ज़्यादा डिस्टर्ब है। अगर तुम गौर करो तो तुम महसूस कर सकती हो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है। इनकी वजह से हम सब बेफिक्र और मुतमईन रहते हैं। इनकी वजह से घर वाकई एक घर है। हम भाइयों के लिए इनकी ज़ात बहुत अहम है। इनकी किसी परेशानी का असर सीधे हम सब पर होता है। हमारी वजह से भाई कभी इनसे किसी किस्म का झगड़ा मोल लेने से बचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने भाभी का ही साथ देना है। तुम जानती हो किस कदर गुस्सीले इंसान है, मगर वो भाभी के सामने वो अपने गुस्से का 2% इजहार ही करते हैं कि होंगे, मगर कुछ देर बाद ही वो इनके साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें एहसास है कि कभी कभी वो बिला वजह ही भाभी पर गर्म हो जाते हैं। वो संजीदगी के साथ बोलते हुए से देख रहा था, खामोश खड़ी थी। तुम्हें लगता है कि भाभी की राय या फैसलों को वो अहमियत नहीं देते, तो ये गलत है। इन्होंने कभी भाभी की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया, और भाभी को भी हमारी तरह इनके फैसलों पर एतबार है। तुमने देखा होगा कि मेरे चचा ताया तक इन्हें अपने मसाइल में शामिल करते हैं, इनके मशवरे चाहते हैं, क्योंकि इन्हें एतबार है मेरे भाई पर। मैं जानता हूँ तुमने कुछ महसूस किया है, तभी भाभी से इतनी बात की है। इन्हें समझाया कि इन्हें भी अपने फैसले और राय का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हें हक है, वो तुम्हारी बहन है। अगर तुम्हें इनकी ज़िंदगी में कुछ गलत होता दिखाई देता तो जाने तुम इनकी तवज्जो दिलाओ। तुमने ऐसा किया, मगर इन्हें भड़काने वाले अंदाज में। वो ये बात कहकर वो चंद लम्हों के लिए मुंतज़िर है, मगर सारा खामोशी। और माफ़ करना भाभी माशाल्लाह 2 बच्चों की वालदा मोहतरमा है, मगर खुद भी किसी बच्चे जैसी हैं। शाहरुख कई बार इन्हें भाई के खिलाफ बिला वजह भड़काकर भाई से इनकी झड़पें करवा चुका है। बाद में वो खुद ही अपना सर पकड़ के बैठ जाती हैं, या फिर शाहरुख को बुरा भला कहती हैं। क्या कह रहे हो? वो हैरत से बोली। ठीक कह रहा हूँ, लड़ झगड़ कर तो दोनों फिर एक हो जाते हैं, मगर बाद में झगड़ा करवाने वाले फितने की शामत आ जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये फितना कैसे कह रहे हो तुम? वो फ़ौरन ही बिगड़ कर बोली थी। मेरा इशारा किसी तरफ भी हो भी नहीं सकता। मैं भी ज़िंदा रहना चाहता हूँ। वो मुस्कुराहट छुपाए बोला था। सब समझ रही हूँ मैं। वो नागवारी से घूरते हुए वो कुछ परेशान भी हुई। मुझे क्या मालूम था कि वो इतनी संजीदा हो जाएंगी। हालांकि मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि वो अपने इस्लाह करें, अपने आप को मजबूत रखें और ज़रा अपने शौहर को भी सुधारें, मगर वो तो पता नहीं क्या सोच रही है। वो फिक्रमंद अंदाज में बोली। क्या करना है इस सब कुछ ठीक करने के लिए? वो इससे पूछ रहा था। मैं क्या करूँ? उल्टा इससे पूछ रही थी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी भाभी के जिस मूड में है इनसे तुम ही बात कर सकती हो। इन्हें बताओ कि तुम क्या चाहती थी और वो क्या कर रही है। वो खश्म की लहजे में बोला। जवाब में वो बस खामोशी से देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें दादी अम्मा बनने की ज़रूरत क्या थी? अपने आप पर भी रहम कर लिया करो। वो कुछ घिरकने वाले अंदाज में बोला। अब सोचो जाकर किस तरह बात संभालनी तुमने। रमज़ान के इतना पाकीज़ा महीना अच्छा नहीं है इस तरह घर में तनाव फैलाओ, सब गुनाहगार अलग हों। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, रोज़े रख कर भाई फुल टाइम तैश में रहते हैं। बात अगर कोई गलत रुख इख्तियार कर गई तो भाभी बहुत बर्दाश्त नहीं करेंगी, तुम जिम्मेदार ठहराई जाओगी, सब बरी हो जाएंगे। वो वज़ीर से डरा रहा था। खुदा ना करे कुछ ऐसा वैसा हो। मैं आप ही से बात करने की कोशिश करती हूँ। वो कुछ होल कर बोली। ठीक है, अब ज़रा परेशान मत हो, सो जाओ, सहरी में मुलाकात होगी। परेशान करके कहते हो? परेशान ना हो, मुझे खिड़की खोलनी नहीं चाहिए थी। वो एकदम बिगड़ कर बोली। ये सड़क खड़ा की भी आपका फैलाया हुआ है। वापसी के लिए पलटते हुए वो खश्मगीन लहजे में बोला। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। जब भी मेरे पास आते हो हमेशा तीसरे बंदे की बात को लेकर वक्त को आगे खींच देते हो। वो बुरी तरह जलकर बोली। अब एहसास हो रहा है ना, जब यही शिकायत मैं करता हूँ तो बातों में उड़ा देती हो। तुम किस्मत फूटने की बात करती हो। मेरा दिल इस वक्त अपना सर फोड़ने को चाहता है जब तुम्हारे होंठों पर मुस्तकिल मेरे भाई का जिक्र रहता है। इसके शिकायती अंदाज पर सारा ने घूर कर बस से देखा था। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में कमरे में दाखिल होते हुए सिद्रा ने एक निगाह बैठ की जिम्मेदारी जहाँ वो दराज थे, मगर अब इनकी तरफ ही मतवजा हो चुके थे। शहरी को कॉट से निकाल कर वो अपने बेड की तरफ आ गई। कल क्या इरादा है? चलना है सद की तरफ इफ्तार पर? वो इनसे आज आने वाली इनविटेशन के बारे में पूछ रहे थे, जिसके लिए इनके दोस्त अपनी वाइफ के साथ आ रहे थे। मैं नहीं जाना चाहती। इनके सपाट लहजे पर वो चंद लम्हों तक इन्हें देखते रहे और फिर उठकर बैठ गए। वो और उसकी बीवी इतना इसरार करके गए। हर साल हम इनके यहाँ इफ्तार पार्टी अटेंड करने जाते, फिर इस बार क्या मसला? वो जीरा कर रहे थे। कोई मसला नहीं, बस मैं जाना नहीं चाहती तो नहीं जाना चाहती। वो इसी लहजे में बोली। तुम्हारे सामने मैं इन दोनों से कह चुका कि हम ज़रूर आएंगे, और अब तुम कह रही हो कि मैं नहीं जाना चाहती। वो कुछ बिगड़ कर बोले। आपने इनके सामने हामी भरी तो आप चले जाए, मैं आपको तो जाने से मना नहीं करी। वो भी कुछ तेज़ लहजे में बोली। सारे कपल्स इनवाइट होंगे वहाँ, मैं अकेला जाकर खाक छानूंगा। दिमाग ख़राब हो गया क्या तुम्हारा? हर बात पर नहीं, हर बात पर इनकार कर तुम चाहती क्या हो? कसम खा ली थी क्या तुमने मेरी हर बात के खिलाफ जाने की? इनकी बुलंद गुसीली आवाज़ पर वो करीब सोई हनी बेदार हुई। जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूँगी। अगर आपको लगता है कि मैं आपके खिलाफ जाती हूँ तो यही समझ लें। वो भी इनके गुस्से को खातिर में लाए बगैर नागवारी से बोली। तुम्हारा मतलब ये है कि मैं जो करता हूँ गलत करता हूँ और तुम्हें भी गलत करने पर मजबूर करता हूँ, इसलिए अब तुम वो करोगे तो तुम्हें ठीक लगेगा। आपको जितनी बहस करनी है सुबह कर लीजिएगा, मगर अभी खामोश हो जाए। वो डर रही है, नींद ख़राब हो जाएगी इसकी।
इसकी बात करते हुए इन्होंने हनी की तरफ इशारा देखा जो सहमी नज़रों से माँ बाप को देख रही थी। ये बहस होगी और अभी होगी, आज तुम्हारी अपनी क्या पूरे घर की नींद रात एक कर दूंगा। आज मुझे बता ही दो किसने तुम्हें मेरे खिलाफ उकसाया, किसने तुम्हें बरगलाकर मेरा सुकून, मेरे घर का सुकून गारत कर रखा है। बुलंद आवाज़ में बोलते हुए वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। किसी ने नहीं वर्गलाया मुझे, मैं भी इंसान हूँ, महसूस कर सकती हूँ। वो भी गुस्सीले लहजे में बोली, तुम्हारी औलाद को सहूलतें देने के लिए सारा दिन बाहर ख्वार होता हूँ, घर आता हूँ तो तुम्हारे पीछे पीछे फिरता हूँ कि सिर्फ इतना बता दो कि क्या गुनाह सरजद हुआ है मुझसे, जो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करती और वजह बताने के बजाय उल्टा मुझसे फजूल बकवास करती है। वो शदीद इश्तियाल में गरजे थे। आपकी हर बात खामोशी से मानती रहूँ, हर फैसले पर सर झुकाती रहूँ, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँ, तब सब ठीक है, और जब ऐसा ना करूँ तो मेरी बातें आपको बकवास लगती है, मेरा दिमाग ख़राब लगता है आपको। धुंधलाई आंखों के साथ वो बोली थी, मैंने कब तुम पर अपनी मर्जी मुसल्लत की, ऐसे कौन से फैसले कर डाले मैंने जिनके आगे सर तक नहीं उठाने दिया मैंने तुम्हें, बताओ मुझे। वो धाड़े थे, हमेशा ऐसा ही होता है, आपके क्या क्या याद रखेंगे। हज़ारों ऐसे मामला हैं जिनमें आप कभी में आपको मेरी ज़ात नज़र नहीं आती, कि आप मुझे ही भूल गए हैं। मेरी याद तब आती है जब ज़रूरत होती है। मैंने तो आपके लिए अपना ख्वाब, अपना कैरियर अधूरा छोड़ा, सब कुछ भुलाकर आपके पीछे भागी चली, और आपने क्या किया, मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुझे इस्तेमाल किया। क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें इस्तेमाल करता रहा हूँ, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो। वो शदीद दंग हो जाने वाले अंदाज में बोले थे, तुम्हें ये याद रहा कि मेरे लिए तुमने क्या कुछ छोड़ा, मगर वो सब नहीं जो मैंने तुम्हें दिया। क्या दिया आपने, अपना नाम, ये घर, औलाद। अगर ये सब मेरे नसीब में था तो मुझे हर सूरत मिलना था, चाहे मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ बनता या ना बनता। अब इतने अरसे बाद तुम्हें पछतावा और मुझसे ताल्लुक़ जोड़ने पर, नाम, औलाद, घर, क्या यही सब कुछ दिया मैंने तुम्हें। तुम वो औरत हो जिसे मेरा कत्ल भी माफ़ है। अपनी ज़ात, अपने वजूद, अपनी ज़िंदगी को मैंने तुम्हारी दस्तरस में दे रखा है, और तुम्हारे नज़दीक ये हैसियत है मेरी कि आज तुम्हें मेरी ज़िंदगी में मौजूद होने पर पछतावा हो रहा है। वो शदीद तासुब के साथ बोले थे, आपके नज़दीक मेरी हैसियत कितनी है इसका अंदाज़ा मुझे भी इस दिन हो गया जब सारा के पीछे आपने मुझे इस घर से निकाल देने की बात की थी। वो शदीद गुस्से में लरसते हुए बोली थी, बेवकूफ़ औरत, अगर मैं ऐसा ना कहता तो तुम्हारी बहन ने निकल जाना था इसी वक्त इस घर से, कि इसके पैरों से बंधे पहिए निकालने के लिए मैं मजबूर हो रहा था ये कहने पर। वो बुलंद आवाज़ में बोले। दूसरी जाने वो मजीद कुछ भी कहे सुने बगैर तेज़ कदमों के साथ दरवाजे की सीम पड़ी। सिद्रा, अगर तुम कमरे से बाहर गई तो मैं इस घर से बाहर निकल जाऊँगा। वो दाड़े थे, जवाबन एक धमाके से दरवाज़ा बंद हुआ। बेड पर सहमी बैठी हनी ने खौफजदा नज़र हाल में बेहाल होते अपने बाप पर डाली, फिर भागती हुई सिद्रा के पीछे गई। चंद लम्हों तक वो रुके थे और फिर बेड पर रोते चिंगारते बच्चे को उठाकर खुद भी कमरे से बाहर निकल आए। एक गुस्सीली निगाह उन्होंने सिद्रा पर डाली जो लाउंज में सोफे पर घुटने में चेहरा छुपाए बैठी थी, जबकि हनी से लिपटी बैठी थी। शान, शाहरुख। वो वहीं से बुलंद आवाज़ में इन दोनों को पुकारे थे जो शम्स और सिद्रा की आवाज़ों पर पहले ऊपर शईस के कमरे में झगड़े की इत्तला देने पहुँच गए थे, मगर अब शम्स की पुकार पर शईस के हमराही कमरे से बाहर निकल आए। ऊपर क्या करे उल्लू के पट्ठे, नीचे आओ। इनके तैश में धाड़ने पर शाहरुख ने हड़बड़ाकर ऊपर से नीचे आने के लिए छलांग लगानी चाहिए जब शईस ने बरवकत ही से कॉलर से पकड़कर वापस अब पीछे खींचा, जबकि इन दोनों से पहले शान सूरत से सीढ़ियाँ उतरता नीचे पहुंच गया। एड्डी भी की बेताबी, पकड़ो इसे, संभाल सकते हो तो संभालो वरना बाहर फेंक दो। जब इसकी माँ को इसकी परवाह नहीं तो मुझे भी परवाह नहीं। बच्चे को शान के हवाले करते हुए वो बोले थे और फिर वापस पलटते पलटते रुककर वो सीधी नज़रों से ऊपर मौजूद सारा को देखा जो कमरे से बाहर निकलने से खुद को रोक नहीं सकी। तुम ऊपर से क्या नज़ारे करियो, नीचे आओ, फ़ौरन नीचे आओ। वो जिस तरह सारा पर धाड़े थे, वो जिस तरह तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई, शईस को यकीन हो गया कि मामले को बिगड़ना ही बिगड़ना है। इसका दरमियान में कुछ बोलना भी क़यामत को दावत देने के मुतरादिफ होगा। आओ और देखो क्या मेला लगाया तुमने मेरे घर में, अपना रंग, अपनी असलियत दिखा ही दी तुमने। कौन सी पटियाँ पढ़ाई है तुमने अपनी बहन को, कौन सी बकवास करके वर्गलाया इसे। शदीद इश्तियाल में धाड़ते हुए जिस तरह सारा की तरफ बड़े शईस को खुद मालूम नहीं हुआ कि वो किस तरह दरमियान में आकर इन्हें रोक गया। एक झटके से शम्स ने इसका हाथ अपने बाजू से अलहदा की, जबकि इनकी शोला बार आंखों से नज़र चुराता वो सर झुकाए वापस कदम पीछे हटा गया। जाओ खुशियाँ मनाओ, मेरे घर में आग लगाकर सुकून मिल गया तुम्हें। एक देव ने तुम्हारी बहन को कैद कर रखा था मगर अब आज़ाद कर दिया, जाकर ढूंढो अब इसके लिए कोई राजा महाराजा जो सारी दुनिया इसके कदमों में लाकर रखते। वो बुरी तरह गरजे से जवाबन जो चंद लम्हों तक इसके गुस्से में सुरख होते चेहरे को देखती रही, फिर खामोशी के साथ सिद्रा की जानिब बढ़ गई, जो जबकि हम शम्स खूनख्वार नज़रों से देखते हुए वापस अपने कमरे में चले गए। सबको अपनी जगह पर जैसे सांप सूंघ गया, मगर शईस पर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि सारा कितनी खामोशी के साथ शम्स के सामने से हट गई थी। अब सिद्रा को साथ लगाई इन्हें खामोश करवा रही थी। तभी शम्स वापस कमरे से निकलो, जहराना अंदाज में ग्लास डोर की सिमत पड़ते चले गए। फ़ौरन जाकर उन्होंने रोको इन्हें। सूरत से शायरी को शान से लेकर वो बोला था, आप जाते तो ज़रा अच्छा था, वो हम कैसे रोकेंगे। शान के पीछे ज़्यादा शाहरुख ने इसे कहा, लेकिन वो क्या कहता है इसे, अगर दरमियान में सारा न होती तो इन्हें यही रोक लेता, बात बढ़ने ही नहीं देता। मगर सारा की वजह से वो इनका चेहरा देखकर और आपस से बाहर हो सकते थे। वो दोनों भागते हुए इनके पीछे गए जो गाड़ी में बैठ रहे थे। वक्त आए के बगैर शाहरुख फ्रंट सीट पर, जबकि शान पिछली सीट में घुस गया। जाकर गेट खोलो। गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो शाहरुख पर धाड़े जो हड़बड़ाकर वापस बाहर निकला। पूरी स्पीड के साथ गेट क्रॉस करती गाड़ी को हमको की तरह शाहरुख ने देखा और फिर दोबारा गेट बंद करके वापस भागता हुआ वापस आया, जहाँ शईस बरामदे में ही इसके इस्तकबाल के लिए मौजूद है। अहमकों के सरदार, मैंने तुम दोनों को इन्हें वापस लाने के लिए भेजा था, तुमने गेट खोलकर इनका रास्ता साफ कर दिया। वो गुस्सीली नज़रों से इसे देखता हुआ बोला, इन्होंने कहा गेट खोलो तो मैंने खोला। शाहरुख के होंक अंदाज पर इसने अपना हाथ माथे पर रख लिया। आगे आकर बैठो, मैं ड्राइवर नहीं है तुम्हारा।
सिग्नल पर गाड़ी रोकते हुए वो सख्त लहजे में शान से मुखातिब हुए, जिस पर उसने फ़ौरन हुक्म की तामील की। फ्रंट सीट पर बिल्कुल साथ बैठे शान की हिम्मत नहीं हुई कि इन्हें मुखातिब करने की, मगर बैक व्यू मिरर से वो इनके चेहरे के सख्त पथरीले तासुरात देख सकता था। इनके रहमो करम पर वो हरकत करता, स्टीयरिंग भी यकीनन पनाह मांग रहा होगा। रात का ये वक्त था कि सड़कें साफ थी। गाड़ी की रफ्तार स्पीड को देखते हुए शान ने वाकई कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। तुम शादी करोगे? वो सख्त लहजे में शान से मुखातिब थे, जो इनके सवाल पर वास बाख्ता हुआ था। जी वो वैसे तो नहीं, मगर आप कहेंगे तो मतलब आप गधे सीधी तरह जवाब दे, शादी करेगा या नहीं? वो धाड़े थे। करूँगा शान बौखला कर बोला। शादी के बाद अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करना जितनी वो हजम कर सके, इसे इतनी ही अहमियत देना जितनी इसे रास आए, वरना सर पर चढ़ जाएगी और तुम मेरी तरह ख्वार हो रहे होगे। इनके गुस्सीले लहजे पर शान हक तक बैठा इन्हें देख रहा था। समझे या नहीं? वो फिर धाड़े थे। जी समझ गया, शान गड़बड़ाकर बोला। समझ गया हो तो अमल भी करना, वो सख्त लहजे में से ताकीद कर रहे थे, जो सांस रोक के बैठा था। सिद्रा के कमरे में वो इनके सामने शर्मिंदा चेहरे के साथ बैठी थी। मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से ही सब हुआ, मगर मेरा मकसद आपको इन हालात से दो चार करना नहीं था। मैं बस ये चाहती थी कि आप अपनी इस्लाह करें, खुद को थोड़ा चेंज करें। मैं आज इसी बारे में आपसे बात करना चाहती थी, मगर मौका नहीं मिला। बोलते हुए इसने रुककर सिद्रा के सते हुए चेहरे को देखा, जो बिल्कुल खामोश थी। मगर गर्दन मोड़कर इसने कमरे में आते हुए शईस को देखा और सिद्रा के पास से उठकर एक तरफ खड़ी हो गई। सारी गलती आपकी नहीं है, मैं जानता हूँ, मगर आप ज़्यादा कसूरवार हैं। आपने हमेशा इनकी बात की अहमियत दी, कभी इन्हें ये बताने की कोशिश नहीं की कि आप क्या चाहती है। कभी किसी बात पर आपने एहतजाज नहीं किया, हर मामले में इन्हें अहमियत दी, खुद को पीछे रखा। इन्हें आसमान तक पहुँचाने के बाद अब आप इन्हें नीचे लाने की कोशिश करें तो इनका पारा तो हाई होना ही है। इन्हें आदत जो नहीं है आपका इनकार या नाराज़ी सहने की। इनके सामने बैठा वो बोल रहा था। सब कुछ अचानक बदलने की कोशिश में ऐसा ही बिगाड़ पैदा होते हैं। आप इन्हें जो समझाना चाहती है वो किसी और तरीके से भी समझा सकती है। इस तरह अजनबी बनकर गुस्से का इजहार करके तो आप खुद को भी उलझा देंगी। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, शायद वाकई मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। फ़ोन करके मालूम तो करो कि वो कहाँ निकल गई थी रात में। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। सिद्रा के रूहान से अंदाज पर सिद्रा ने गहरी सांस लेकर कुछ बेजारी से इन्हें देखा था। इसे अंदाज़ा हुआ था कि सिद्रा कभी नहीं बदल सकती, कम से कम अपने शौहर के लिए तो हरगिज़ भी नहीं। इनके साथ वो जैसी ज़िंदगी गुजारी है वही ठीक है। ज़रा भी इसमें रद्दोबदल की कोशिश की गई तो ऐसे ही हालात दरपेश होंगे जैसे इस वक्त हो चुके हैं। शाही, शईस की नागवार आवाज़ पर शाहरुख करंट खाकर फ़ौरन ही आगे बढ़ा है। सेल फ़ोन दो अपना। नागवार नज़रों से इसके मुस्कुराते चेहरे को देख रहे शईस ने कहा था। आप इनसे बात करें। सेल फ़ोन सिद्रा को देते हुए वो बोला था। भाभी ज़रा मुख्तसर बात कीजिएगा। वैसे तो वो आपसे बात करेंगे, कोई बात करेंगे नहीं, मगर इनकी कॉल रिसीव करने पर आंसू रोना स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आपके आंसू मेरे मस्करा इस वक्त भी बाज नहीं आएगा। शाहरुख को घूरते हुए वो किलस कर सोच रही थी। बाहर चलो। शईस इसका बाजू पकड़े बाहर निकल गए। कॉल रिसीव ही नहीं करे, सिद्रा ने इसे बताया था। आप एक और बार ट्राई करें। मैं शईस से कहती हूँ शान से रब्ता करें। आप परेशान ना हो, शान इनके साथ ही तो है। कुछ कोफत के साथ इन्हें तसल्ली देती वो अपने कमरे से बाहर निकल आई। शईस लाउंज में मौजूद था, जबकि इसे देखकर शाहरुख बाहर की तरफ जाते जाते रुका था। अजी सुनिए, मेरे भाई ने तो बर्दाश्त कर लिया, मगर मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। अभी बता देता हूँ, बाद में शिकायत मत करना। इसे तकीद करता वो चला गया। दफ़ा हो। तिल मिलाकर बड़बड़ाते हुए वो इसकी तरफ मतवजा हो गई, जो संजीदा चेहरे के साथ इसकी तरफ आया। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमसे माजरत करूँ या शुक्रिया अदा करूँ। इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं, वो संजीदगी से बोली थी। वो कॉल रिसीव नहीं करे, तुम शान से बात करो। हाँ यही करना पड़ेगा, भाई तो मेरी कॉल भी शायद रिसीव ना करें। वो कुछ परेशान लहजे में बोला। 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया था। शान ने यकीनन शख्स के खौफ से किसी की कॉल रिसीव नहीं की। अलबत्ता इसका मैसेज ज़रूर मिल गया कि जो इत्मीनान का बाइस था। इसके साथ शान की मौजूदगी वैसे भी इत्मीनान के लिए काफ़ी थी। अब इसे शान का दूसरा मैसेज मिला कि घर की तरफ ही आ रहे हैं, तो इसने पहले ही शाहरुख को गेट की तरफ भेज दिया। तेज़ कदमों के साथ इनकी तरफ आया, जो ड्राइविंग सीट से उतरे थे। चेहरे के तासुरात इनके हस्बे तवक्का बिगड़े हुए थे। खामोशी के साथ इन्होंने गाड़ी की चाबी शईस के हवाले करके अपना रुख घर की तरफ कर लिया था। लाउंज में शाहरुख के इनके पीछे ही आया था, जबकि सारा तो इनकी आमद की इत्तला मिलने पर पहले ही अपने कमरे में जा चुकी थी। आप कहाँ चले गए थे? भाभी बहुत रो रही थी। शाहरुख सूरज से इनके तरफ पहुंचकर बोला। क्यों, मैं मर गया था जो रोना पीटना मचा दिया था? रुके बगैर वो शाहरुख पर धाड़े थे, जबकि इनकी आवाज़ पर कमरे में मौजूद सिद्रा कांप उठी थी। कमरे में दाखिल होकर इन्होंने एक निगाह सिद्रा के झुके सर पर डाली, जो साख्त बैठी थी। कुछ देर बाद वो बहुत हिम्मत करके सिद्रा ने इनकी जानिब देखा। चेंज करने के बाद इन्होंने लाइट ऑफ की थी और बेड पर से अपना तकिया उठाकर सोफे की जानिब बढ़ गए। सुकून का सांस लेकर वो अपने कमरे में आया, जहाँ शान और शाहरुख मौजूद थे। माई हार्ट स्टॉप व्हेन यू लुक एट मी। इसके खशमगी नज़रों से घूरने पर बेड पर औंधा लेटा शान गुनगुनाया था। यहाँ दिमाग चकरा कर रह गया और तुम इत्मीनान से सैर सपाटे कर रहे थे। वो बोला था। खूब कबाब पराठे उड़ाकर आ रहा ही है और हम यहाँ परेशान घूम रहे थे। शाहरुख ने भी कीना तोज़ नज़र शान को घूरा और मेरा दम खुश्क हो रहा था इनके साथ। वो तो शुक्र है सड़कों पर इधर उधर घूमने के बाद इनको गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। इन्होंने मुझसे पूछा कुछ खाओगे, तो अभी नहीं कहकर मुझे मरना था क्या? और सिर्फ कबाब पराठे नहीं, और भी बहुत कुछ खाया पिया। काश इनका दोबारा भाभी से झगड़ा हो, मेरे तो ऐश हो जाएंगे। शान हसरत ज़दा अंदाज में बोला। शाही, तुम मोमो की गैर मौजूदगी में इसकी ड्यूटी निभा सकते हो? शईस की सर संजीदा लहजे में जले बैठे शाहरुख ने एक झटके पे ही हैरान बैठे शान की गर्दन बाजू में जकड़ ली थी।
किचन में वो इफ्तारी की तैयारी कर रही थी जब सिद्रा वहाँ आई। तैयार हो गई आप, पूछते हुए इसने सिद्रा को देखा भी था। रॉयल ब्लू जॉर्जेट के प्लेन लिबास के साथ इन्होंने बड़ा सा प्रिंटेड दुपट्टा शानों में सलीके से फैला रखा था। कलाइयों में भर भर के इन्होंने लिबास की हमरंग चूड़ियाँ पहन रखी थी। एक तो चेहरे पर फैली रोज़े की पाकीज़गी, दूसरी फ़िक्र सोगवारी के तासुरात से बेख्तियार इन पर प्यारा है। मैं कैसे कहूँगी इनसे जाने के लिए, जबकि कल मना कर दिया था। अब तो वो बिल्कुल भी बुरी बात नहीं सुनेंगे। पहले वो गुस्से में थे। वो बेतरह फ़िक्रमंद होकर बोली, इस वक्त आपको देखकर वो यकीनन अपना गुस्सा भुला देंगे। आप इनसे कह दीजिएगा गुस्से का इजहार करें तो बैठ जाइएगा इत्मीनान से, कोई ज़रूरत नहीं इनकी मिन्नतें करने की। वो सर झटक कर दोबारा अपने काम में लग गई। या तो वो मना कर देंगे या जवाब ही नहीं देंगे। सिद्रा बोली थी तभी कॉल बेल की आवाज़ ने इन्हें और खौफजदा कर दिया। वो आगे अब जल्दी से जाकर बात करें, सारा ने उजलत में कहा, जिस पर वो कुछ हड़बड़ाए अंदाज में किचन से बाहर निकल गई। मुंतज़िर खड़ी सिद्रा को मुकम्मल नज़रअंदाज किए वो आगे बढ़ गए। जब सिद्रा भी इनके पीछे तेज़ कदमों के साथ करने की जानिब बढ़ गई, तभी शम्स एकदम से रुककर पलटे। जब सिद्रा खबरदार नहीं थी इसलिए लड़खड़ाते अंदाज में पीछे हटी। करीब मौजूद हनी ये मंजर देखकर मुंह पर हाथ रखे कुलकुल करती हंसी थी, जबकि एक निगाह सिद्रा के शर्मिंदा चेहरे पर डालकर वो वापस कमरे में चले गए। तनबीही नज़रों से हनी को देखती वो खुद भी शम्स के पीछे आ गई। मैंने आपके कपड़े प्रेस कर दिए, मैं चेंज कर लीजिएगा। कब तक चलेंगे सब भाई की तरफ? वो मुश्किल ही पूछते हुए इनसे नज़र चुरा गई थी जो ड्रेसिंग के पास रुके इनकी तरफ ही मतवज्जा थे। दोबारा मुझ पर ये मेहरबानी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने कपड़े खुद प्रेस कर सकता हूँ। और अब जहाँ भी जाना इन्हें साथ लेकर ही जाइएगा। जो आपके कान भरते हैं, जिनके दिमाग से आप सोचती हैं, इन तक ही खुद को महदूद रखें। कुछ सख्त लहजे में बोलते वो अब सोफे पर बैठे जूते उतार रहे थे। मेरे पास इसी वक्त आए जब आपको अपने या बच्चों के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत हो। काम के अलावा आप मुझे मुखातिब ना करें तो बेहतर, और आपको ऐसा बहुत पहले से करना चाहिए था, क्योंकि मैं भी तो आपकी ज़रूरत के वक्त याद करता हूँ। तंजिया लहजे में बोलते वो अब वार्डरोब खोल रहे थे। हैंग के कपड़े निकाल कर वो दोबारा इनकी तरफ मतवज्जा हुए थे, जो उतरे हुए चेहरे के साथ इन्हें देख रही थी। कल की रात मुझे हमेशा याद रहेगी। आपने बहुत गहरा तबसरा किया था मुझ पर, जिसके बाद इंकशाफ मुझ पर हुआ कि मैं इस दुनिया का सबसे घटिया इंसान हूँ। काटदार लहजे में बोलकर वो वॉशरूम की सिमत बढ़ गई, जबकि सिद्रा खामोशी के साथ कमरे से बाहर निकल गई। तुम बाहर चली जाओ, अब बाकी सब मैं कर लूँगी। सिद्रा किचन में आते हुए बोली, नहीं जा रहे। इनके बुझे चेहरे को देखने के बाद किसी सवाल की ज़रूरत नहीं थी, मगर फिर भी इसने पूछ लिया। लेकिन अगले ही पल इसे पछतावा हुआ कि जवाबन सिद्रा की आंखों में आंसू भर आए। कोई बात नहीं, आपसे नाराज़ होकर इन्होंने कहाँ जाना। इससे पहले कि इनके आंसू की बरसात तेज़ होती, वो इनके शाने को थपक कर तसल्ली देते हुए उजलत में कुछ देर बाद वापस आने का कहती किचन से निकल गई। रात की खामोशी में करवट बदलते हुए इनकी नज़र सोफे की जानिब मरकूज़ होगी, जहाँ पता नहीं वो सो रहे थे या जाग रहे थे। जानती थी कि वो आज भी ठीक तरह सो नहीं पाएंगे। 6 फुट के बंदे के लिए एक नॉर्मल सोफे का साइज़ ना काफ़ी था, मगर इनकी बेरामी को महसूस करने के बावजूद वो हिम्मत नहीं कर सकती थी कि इन्हें बेड पर आकर सोने के लिए मना सके। हालांकि इन्हें मनाना इनके लिए भी मुश्किल नहीं रहा था, लेकिन इस बार जिस जिंदगी का सामना इन्हें था, जिसकी वजह से वो खुद से भी नज़रें मिलाने के काबिल नहीं थी, वो नहीं जान सकती थी कि वो ये कौन सा गुब्बार था जो न जाने कब से इनके अंदर बढ़ता चला जा रहा था। और फिर इतने सालों बाद गुब्बार को निकालने का ज़रिया सारा से होने वाली गुफ्तगू बन गया। शायद ये हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब गुजरा वक्त अपने हिसाब में खींचने लगता है। पीछे पलट कर देखने का वक्त ना होने के बावजूद माजी दिलो दिमाग में घुसकर हाल में शामिल होने की कोशिश करता है, और माजी में भी जिसमें कुछ अधूरे ख्वाब कुरला रहे हों, जिसमें मौजूद कुछ साहिबान जैसे इंसानों की परछाइयाँ हों, जिन्हें अपने हाल पर अपने मुस्तकबिल में देखना छूना नागज़ीर हो। बहुत भारी होता है ये मरला जब माजी और हाल का तसादुम होता है। हाल में बहुत कुछ हासिल होने के बावजूद माजी एक फांस की तरह वजूद में उतर कर यह एहसास दिलाता है कि मुझे अधूरा क्यों छोड़ा। मुझ में बसने वाले तुम्हारे प्यारे अब तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हो चुके हैं। ये सच था कि शादी के बाद अपनी मसरूफियात के बायस अपने माँ बाप के साथ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकती थी, मगर इस चीज़ का जिम्मेदार वो शम्स को समझकर इन पर क्यों अपना गुबार निकाल गई थी। इन्होंने तो कभी इन्हें इसके माँ बाप से दूर रखने की कोशिश नहीं की। अपने माँ बाप के आखिरी वक्तों में इन दोनों के बहुत करीब रही थी। इनकी खिदमत में, इनकी देखभाल में वो शम्स को क्या अपनी औलाद को तक भूल गई थी, मगर इन्होंने कभी इस चीज़ की शिकायत तक नहीं की। मगर इसकी यही कोशिश होती कि सिद्रा ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ बाप के करीब रहे, क्योंकि वो जानते थे कि सिद्रा से इनके माँ बाप की मोहब्बत वालिहाना थी। अब जब अपने माँ बाप के बारे में सोच रही थी तो इन्हें याद आ रहा था कि वो दोनों इनसे बहुत खुश और राज़ी होकर इस दुनिया से गए थे। इनकी माँ बहुत पुरसकून थी। बेटी से ज़्यादा दामाद की तरफ से इन्होंने सारा की तरफ से भी बिल्कुल मुतमिन कर दिया था। भीगती आंखों को खुश करते वो उठ बैठी। इन्हें याद आ रहा था कि वो डिग्री लेना चाहती थी, कि ये ख्वाब इनके वालिद का भी था। वो सेल्फ मेड बनना चाहती थी, ये इनका ख्वाब था, जो कि ये भी पहले ख्वाब की तरह पूरा ना हो सका। मगर क्या वाकई इसमें शम्स का कसूर था? वो सोचने पर मजबूर होगी। इनकी रजामंदी के साथ शम्स ने अपने घर वालों को भेजा था रिश्ते के लिए। इन्हें याद आ रहा था कि इनके वालिद कुछ तजब्जब का शिकार हो गए कि सिद्रा की स्टडीज़ मुकम्मल नहीं हुई, मगर इनकी वालदा को इस चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। रवायती माओं की तरह वो भी बेटी को जल्द से जल्द रुखसत होता देखना चाहती थी, क्योंकि शम्स के घर वाले भी जल्दी से ये काम करना चाहते थे। वजह यही थी कि इस वक्त शम्स की वालदा बहू के लिए मज़ीद सब्र नहीं कर सकती थी। खुद सिद्रा को भी इस वक्त शम्स के अलावा कुछ याद नहीं रहा था। हालांकि फ़ोन पर शम्स से जब इसकी बात हुई थी तो इन्होंने सिद्रा से कहा था कि वो इनकी स्टडीज़ मुकम्मल होने तक इंतज़ार कर लेंगे, अपने घर वालों को भी रोक देंगे, मगर सिद्रा ने इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इन्हें खौफ था कि इस चीज़ का कि आगे जाकर हालात बदल जाएंगे और शम्स के अलावा इनके किसी दूसरी शख्स की ज़िंदगी में जाना पड़ा तो वो किस तरह समझौता करेंगी इस ज़िंदगी से। इन्हीं के अंदेशों की वजह से इन्होंने हर चीज़ पर शम्स को अहमियत दी। इन्होंने शम्स से कहा कि वो किसी बात के लिए इन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएंगी, और अब इतने अरसे बाद क्या किया इन्होंने इस शख्स के साथ। हर सार हाथों में पकड़े वो सोच रही थी।
वो इतनी खुशर्जी का मुजाहरा कैसे कर गई इस शख्स के साथ जिसके माजी में भी बहुत कुछ अधूरा था। अपने अंदर का गुबार निकालते हुए इन्होंने एक बार भी इस शख्स के बारे में नहीं सोचा। सर उठाकर इनकी तरफ मतवजा हुई जो कुछ बेचैन होते दिखाई दिए। वो कभी इनके सामने माजी को लेकर नहीं बैठे, ना ही अपनी किसी महरूमी का जिक्र किया। मगर सिद्रा सब कुछ जानती थी। बहुत कम उम्र में इनके अपने वालिद की वफ़ात के बाद शम्स को एकदम से बहुत सारी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा था। घर में अपने सब भाइयों में वो बड़े थे। सिद्रा की तरह वो भी अपने भाई के बहुत करीब थे, इन बाप के करीब थे। इनकी जुदाई शम्स के लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। इर्द गिर्द बहुत ही मोहब्बत करने वाले रिश्ते के बावजूद इन्होंने किसी से मदद की दरख्वास्त की, ना ही खुद को कमज़ोर होने दिया। अपनी तलीम अधूरी छोड़कर इन्हें अपने वालिद के कारोबार को संभालना पड़ा कि वो किस हालत में अपने बाप और छोटे भाइयों को रिश्तेदारों के रहमो करम पर नहीं देख सकते थे। सालों के अंत तक मेहनत के दौरान वो अपनी साथ अपने ख्वाब सब कुछ भूल गई। याद था तो सिर्फ अपनी माँ और भाई जो इन पर इन्हिसार करते थे। इनकी मेहनत का ही नतीजा था कि आज वो अपने वालिद के छोटे पैमाने पर शुरू की गई लेदर गुड्स की फैक्ट्री को इस मुकाम तक ले जा सके थे कि आज इनकी फैक्ट्री को बाहर के मुमालिक तरह रसाई हासिल थी। किधर है? इस दौरान इन्हें अपनी माँ की जुदाई का गम भी सहना पड़ा। इस वक्त सिद्रा इनके साथ थी। वो दंग हो जाती कि किस तरह वो खुद को मजबूत करके अपने भाइयों को संभालते रहे। शम्स और इनके बाकी तीनों भाई के दरमियान उम्र का फ़र्क इतना था कि खुद ब खुद इनके लिए एक बाप के मुकाम पर पहुँच गए। दिल के ज़ख्म छुपाकर इन्हें अपने भाइयों को मजबूत रखने के लिए खुद को बिखरने से रोकना पड़ा। इनकी अब तक की ज़िंदगी में जितने उतार चढ़ाव और गम आए, इनमें दिल को झंझोड़ देने वाला गम एक ऐसा भी था जिसकी तकलीफ़ और अज़ियत आज भी इनके दिल में रोज़े अव्वल की तरह कायम थी। वो जानती थी कि शईस की ज़िंदगी में रोनमा होने वाला हादसा एक ऐसा सदमा था जिसने इन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। शईस के लिए इन्हें वाकई पुल से रात से गुजरना पड़ा। शम्स की वालदा ने बताया कि जब शम्स के बाद शईस की दुनिया में आमद हुई तो इसके वक्त इकलौते होने के बाद शम्स से ज़्यादा लाड प्यार के हकदार रहे थे। ज़ाहिर है इसे अपने और अपने वालिदैन के दरमियान किसी दूसरे बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इनके वालिदैन को यही खदशा था कि कहीं शईस का आना इनकी तबीयत को खुदसरी और गुस्से को मजीद न बढ़ा दे। मगर इनका खदशा बस खदशा ही रहा। अपने हाथों में नन्हे से वजूद ने इन्हें खुशी से पागल कर दिया। एक पल के लिए भी वो इसके अलग होने पर तैयार नहीं होते थे। खाना पीना, खेलना कूदना, स्कूल, दोस्त, वो सब कुछ भूल गए थे। कोई दूसरा बच्चा इनके भाई को हाथ लगाए तो वैसे लड़ पड़ते थे। अपने नन्हे भाई के कई काम वो खुद करने की कोशिश करते। इतनी सी उम्र में शईस के लिए इनकी मोहब्बत देखकर घर के सभी अफराद हैरान होते थे। रात में कई बार वो उठ कर ये देखते कि इनका ये कीमती खिलौना कहीं गायब तो नहीं हो गया। अपने इस खदशे का इजहार वो जब अपने बाप के सामने करते थे। इनके बहुत समझाने पर इन्हें यकीन आया कि इनका भाई कभी इनसे दूर नहीं जाएगा। शईस से इनकी ये मोहब्बत वक्त के साथ साथ बढ़ती ही चली गई। और ये तो हमेशा ही होता है था कि इंसान जिससे जुनून की हद तक मोहब्बत करता है इसे कम से कम एक घाव तो ऐसा मिलता है कि जो कभी मंदमिल नहीं होता। इस घाव के निशान खुद शईस की ज़िंदगी में कितने गहरे थे इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता था। मगर जो लोग इससे मुतासिर हुए इसमें सरफरिस्त शम्स ही थे, जिसके दिल को आखिरी सांस तक अपने भाई की अजियत पर घायल रहना था। अब ऐसे इंसान को किसी चीज़ के लिए मोदर इल्ज़ाम ठहराना यकीनन ज़्यादती थी। इसकी किसी गलती को, या थोड़ी सी बेनियाजी को नज़रअंदाज कर देना कम से कम इनकी बीवी पर तो फ़र्ज़ होना चाहिए था, जो इनके दिल के हर कोने से वाकिफ़ थी। कुछ चौंक कर वो हनी की तरफ मतवज्जा भी, जो आँख खुलने पर शम्स के करीब ना पाकर आंखें मलती उठ बैठी। सर रख कर सोने के लिए इसे बाप का बाजू चाहिए होता था। शम्स आज भी इसे सुलाकर खुद बेड से उठकर चले गए, मगर आज हनी नींद टूटने पर बाप की गैर मौजूदगी में हरासा हुई थी। अगर कभी मूड होता तो अपनी मर्ज़ी से शईस के पास या सारा के पास सोने चली जाती, वरना आदत इसे शुरू से अपने बाप की थी। सिद्रा के पास वो तभी आती जब शम्स से किसी बात पर डांट पड़ती। वो सोचते चेहरे के साथ हनी ने सिद्रा को देखा, जो इससे मतवज्जा होने से पहले इस तरह लेट गई जैसे सो रही हो, मगर देख से ही रही थी जो बेड से उतरकर शम्स की तरफ जा रही थी। सिद्रा को मालूम था कि मैंने साथ लेकर बेड तक ज़रूर आएगी। नींद में इसे इनकी कोई बात नहीं समझ आएगी, और ऐसा ही हुआ। थोड़ी सी ज़िद के बाद वो इन्हें बेड तक लाने में कामयाब हो गई, जबकि बंद आंखों के साथ सिद्रा मुतमिन हुई कि कम से कम सहरी तक तो शम्स आराम से सो जाएंगे। बरामदे में आते हुए इसने शम्स को देखा, जो सुस्त रवि के साथ सामने चहलकदमी करते दिखाई दिए, मगर अब रुककर इसे देख रहे थे, जो इनकी सिमती आ रहा था। सोए नहीं तुम अब तक? वो इससे पूछ रहे थे, जो इनके साथ ही कदम मिलाकर चल रहा था। आप परेशान हैं तो मैं कैसे आराम से सो सकता हूँ? वो जवाबन में सवाल कर रहा था। नहीं, मैं परेशान ही हूँ, वो बोले थे। आप मुझसे छुपा नहीं सकते, मैं जानता हूँ आप भाभी से नाराज़ भी हैं। मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, वो दरमियान में कुछ नागवारी से बोले। हो सकता है कि ऐसा ना हो, मगर हम सबको तो ऐसा ही लगता है, वो फ़ौरन ही बोला। अब तुम सबकी तसल्ली के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? वो संजीदगी से बोले। आप जानते हैं हम सबकी तसल्ली भाभी के मुस्कुराते चेहरे को देखकर ही हो सकती है, वो बोला था। तुम्हें सिद्रा ने मेरे पास भेजा? शम्स ने मशकूक नज़रों से देखा था। नहीं, मगर मैं इनकी वजह से ही आपके पास आया हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला था। तुम सबके सब इसकी सपोर्टर हो, और तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही वकालत का शौक़ है। शम्स ने कुछ नाराज़गी से देखा। अब क्या करें, हमें भाभी का सपोर्टर बनकर रहना पड़ता है। इनके पास हमें ज़ेर करने का हथियार जो इतने ख़तरनाक है, वो मुस्कुराते हुए बोला। वो बात बंद करना बंद कर दे तो हम पर अजाब, वो आंसू भाई ये उससे भी बड़ा अजाब। और आप जानते कि इन्हें रोता देखकर सबसे पहले शान का बीपी लो हो जाता है। इसके कहने पर बेसाख्ता मुस्कुराए थे। मैं वाकई से नाराज़ नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि वो कुछ डिस्टर्ब हो गई थी। मैं बस इसलिए खामोश हूँ कि इसे नॉर्मल होने का वक्त मिले। इसके बाद अगर वो मुझसे अपनी शिकायतों का जिक्र करेगी तो मैं इसे सुनने से इनकार नहीं करूँगा, वो गहरी संजीदगी से बोले।
मैं भी आपसे यही कहने वाला था, शायद वो वाकई अब तक ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब है। पहले इनके अब्बू की डेथ और फिर इनकी अम्मी की भी डेथ ने इन्हें नफसियाती दबाव का शिकार किया। एक बड़ा त्यौहार करीब आ रहा है जिसकी आमद इनके गम में इजाफा करी है और यकीनन वो जिस घुटन में है इसमें आप वो खुद को इनसिक्योर फील करेंगे। शायद इन्हें भी अंदाज़ा नहीं है कि इन्हें किस तरह अपनी घुटन को बाहर निकालना। वालिदैन के साथ सर पर होना क्या मायने रखता है ये आप भी बेहतर जानते हैं और आपको तो मालूम है कि भाभी ज़रा सी बात को दिल पर लेकर बैठ जाती हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, वो इतना ही बोले। वो आपसे शर्मिंदा आपको राज़ी करने के लिए इतना ही काफ़ी है या इन्हें आपसे माजरत भी करनी पड़ेगी? वो मुस्कुराती नज़रों से इन्हें देखता पूछ रहा था। मैंने कहा है कि मैं नाराज़ नहीं हूँ तो माजरत कैसी? अलबत्ता तुम सबकी तसल्ली के लिए मैं ही माफ़ी मांग लेता हूँ उससे। वो खशमगी नज़रों से इसे देखते हुए बोले थे। नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहता, बस आप अपना मूड ठीक करके सब भुला दें और भाभी से बात कर लें, बल्कि अभी जाकर बात करें, वो ज़्यादा बेहतर है। मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल करूँगा। अब जाओ, जाकर सो जाऊँगा। खशमगी लहजे में बोले थे। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि अब आपको भी अब मेरे साथ चलना चाहिए। वो मुस्कुराते हुए बोला और इनके जवाब का इंतज़ार किए बगैर इनके पुश्त के गेट बाजू रखे घर की सिन भर गया। कमरे में दाखिल होते इन्होंने मैं कि सारा दी सुलह कराई जाइए, सिदरा दी सुलह कराई जाइए, फिर आप बंद करने। कमरे में दाखिल होते हुए इन्होंने एक नज़र सिदरा पर डाली जो नमाज़ पढ़ने में मशगूल थी। दरवाज़ा बंद करके वो बेड की सिमत आए जहाँ हनी तो सो रही थी मगर शहरी हाथ पैर हिलाने की कोशिश हिलाता रोने की तैयारी कर रहा था। इसे उठाकर सीने से लगाते हुए बेड ग्राउंड से पुश लगाकर बैठ गए थे। जबकि कुछ देर बाद नमाज से फारिग होकर वो शम्स की तरफ मतवज्जा हुई। मैंने इसे सुलाकर नमाज शुरू की थी। वो कुछ झिझक कर बोलते हुए इन्होंने शायरी को इनसे लेना चाहा मगर वो रोके। बैठो, तुम मुझे बात करनी है। इनके संजीदा लहजे पर वो खामोशी से बैठ के किनारे बैठ गई थी। तुम्हें याद है शादी से पहले फ़ोन पर जो बात मैंने तुमसे की थी? मैंने तुमसे कहा था कि मैं अच्छी तरह सोचकर कोई फ़ैसला करना, क्योंकि मैं भी जानता था कि इस वक्त के गुजर जाने के बाद वो वक्त दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएगा। बाद में अगर तुम अपने फ़ैसले पर पछतावा महसूस करो तो ये मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस होगा। मैंने तुम्हें यकीन दिलाना चाहा कि कुछ अरसे की बात है, मैं इंतज़ार कर लूँगा। जल्दी मेरे घर वालों को थी मगर मुझे ये देखना था कि इस जल्दी में तुम्हारा कोई नुकसान ना हो जाए। वो गहरे संजीदा लहजे में बोलते हुए इनके शर्मिंदा चेहरे को देख रहे थे। पता नहीं मुझे क्या हुआ था मगर यकीन करें मुझे इस वक्त भी किसी बात का पछतावा नहीं है। गुस्से में मुझे कुछ याद ही नहीं रहा कि मैं किसके सामने क्या कहती जा रही हूँ। सर झुकाए वो मध्यम आवाज़ में बोली थी। आप मेरी तरफ से अपना दिल साफ़ कर लें। मैंने जो कहा इसके लिए मैं आपसे माफ़ी नहीं, मैंने इसलिए ये बात शुरू नहीं की तुमसे मुझसे माफ़ी मांगो। वो दरमियान में ही इनकी बात काट के गुस्से में मैं भी बहुत कुछ बोल जाया करता हूँ जिसे तुम बहुत खामोशी और सब्र के साथ सुनती हो। गलती मेरी भी, मुझे एहसास होना चाहिए कि सब कुछ छोड़कर तुम मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुई थी। अपनी ख्वाहिश और ख्वाब को अधूरा छोड़कर तुमने मुझे मेरी ज़ात मेरे घर को मुकम्मल किया। इस बात के लिए मुझे सब बहुत पहले तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए था। अगर ऐसा कर देता तो शायद ये नौबत ना आती कि तुम्हें ये सब मुझे याद दिलाना पड़ता है। मगर ये सच है कि मैंने तुम्हारे हर एहसार को याद रखा है। मैं कुछ नहीं भूला हूँ और तुम्हारे मतलब कोई बात भूलना भी एक नामुमकिन सी बात है। तुम जानती हो मेरी ज़िंदगी में आने वाली तुम पहली और आखिरी औरत हो। वो बोले थे। आप ठीक कह रहे हैं। शायद मैं वाकई आपको याद दिलाना चाहती थी कि इस वक्त आप मेरे लिए अहम थे, हर ख्वाब हर ख्वाहिश से बढ़कर थे। मगर मुझे ये भी याद रखना चाहिए था कि आपकी मोहब्बत के सामने मेरे किसी अधूरे ख्वाब की अहमियत एक नुक्ते के बराबर है। ज़िंदगी में हर ख्वाब तो पूरा नहीं होता, आपके भी तो बहुत से ख्वाब अधूरे रह गए। इस वक्त सब कुछ छोड़कर आपकी ज़िंदगी में आने का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था कि जो कुछ छोड़ा इससे कहीं ज़्यादा मुझे आपकी बदौलत मिला। वो नज़र झुकाए संजीदगी से बोली थी। तुमने पहले कभी नहीं बताया कि तुम मेरी वजह से सब कुछ भूल कर चली आई थी। इनके मुस्कुराते लहजे पर सिदरा ने देखा था। बताने की ज़रूरत नहीं थी, आप सब जानते थे। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। वैसे सच बताऊं, अगर तुम मेरे लिए ये सब कुछ ना भूलती तो हकीकतन मेरी नींदें उठ जाती। मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस तरह तुम्हारा इंतज़ार करता। वो बोले थे। आपने भी तो मुझे इसी वक्त नहीं बताया था, ये नहीं बताया था। वो बोली थी। मुझे भी आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, आप भी ये उस वक्त जानती थी। वो इसकी खशमगी लहजे पर वो धीरे से हंसी थी। हम अपने अधूरे रह जाने वाले ख्वाब अपने बच्चों पर पूरा होते देखेंगे इंशाल्लाह। अपने बेटे के सर को चूमते हुए बोले थे। मैं सोच रही थी कि कल मोमो की ईद के कपड़े वगैरह ले आऊँ। हनी भी पूछ रही थी कि ईद की शॉपिंग के लिए कब चलेंगे। वो बोली थी। शम्स हर ईद पर मोमो की तैयारी खुद करवाते थे। इसलिए नहीं कि आगे मोमो जाकर मोमो ने एक नए रिश्ते में इनसे मुंसलिक होना था, बल्कि इसलिए कि वो शुरू से अपनी दूसरी चचाजाद और तायाजाद बहनों के बरक्स मोमो से ज़्यादा लगाव रखते थे। हालांकि मोमो इस काबिल नहीं है। वो खुद भी इनकी फैमिली के साथ बहुत अटैच थी और शायद वही एक थी जो शम्स से बेतकल्लुफ़ होकर बात किया करती थी। इस बार रहने तो सब जानते कि तुम्हारी वालदा के जाने के बाद ये पहली ईद है। शम्स ने कहा। सब जानते हैं मगर मैं नहीं चाहती कि सब इस बात को ज़्यादा महसूस करें। साल में एक बार ही ये ईद आती है और फिर बच्चे तो बच्चे होते हैं। रही बात मोमो की, तो आप जानते हैं कि इसे कितना इंतज़ार रहता है कि आपके साथ ईद की शॉपिंग पर जाने का। मैं नहीं चाहती कि मेरी या सारा की वजह से आपकी ईद फीकी पड़ जाए। वो बोली थी। ठीक है, फिर कल मोमो के साथ चली जाना, मुझे माफ़ करो। मगर मैं आपके साथ जाना चाह रही थी। आप साथ होंगे तो सब कुछ जल्दी हो जाएगा, वरना मोमो को आप जानते हैं हज़ारों चक्कर लगवा देगी। इनके इसरार भरे अंदाज पर शम्स ने हामी भर ली थी। आहनी ग्रिल्स और फिर मेन ग्लास डोर लॉक करता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सीढ़ियों की जानिब बढ़ते हुए वो बस एक पल को ठिठका था। दरमियान के स्टेप्स पर वो नीम तरीके में साग बैठी थी। एक गहरा सांस लेकर उसकी जानिब बढ़ गया जो नामहसूस अंदाज में आंखों के गोशे साफ कर रही थी।
कुछ फासले पर बैठते हुए शईस ने इसकी भीगी पलकों को देखा और फिर इसकी गोद में रखे छोटे से एल्बम को। क्या मैं देख सकता हूँ? एल्बम की तरफ हाथ बढ़ाने से पहले शईस ने इससे पूछा था। जवाबन वो फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाकर एल्बम पीछे हटा गई। दूसरी जानिब से देखते हुए फौरी तौर पर वो कुछ नहीं बोल सका था, जबकि वो खामोशी के साथ इसे बिल्कुल नज़रअंदाज किए बैठी थी। ये ज़िंदगी है सारा, हमें वही कुछ करना और सहना पड़ता है जो ज़िंदगी चाहती है। हम इन इंसानों के हमेशा अपने साथ नहीं रख सकते जिन्हें हम कभी खुद से जुदा नहीं करना चाहते, मगर हमें कुदरत के फैसलों पर सिर झुकाना पड़ता है। ये बात तुम्हें समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके झुके सर को चेहरे को देखते हुए बोला। हाँ, मैं सब समझती हूँ, मगर कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है हकीकत को कबूल करना। सब कुछ बुरा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। वो मध्यम आवाज़ में बोली। मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ तुम्हारी कैफियत से। इस वक्त क्या होगी मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम अपने आप को मजबूत रखोगी। वो बोला, जिस पर सारा ने नज़र उठाकर इसकी जानिब देखा जो जीन्स की पॉकेट से वॉलेट निकाला था। देखो, सारा ने एक तस्वीर निकाल कर इसने सारा की तरफ वॉलेट से एक तस्वीर निकाल कर इसने सारा की तरफ की। एक हैरान नज़र इस पर डालकर सारा ने इसके हाथ से तस्वीर ली और अगले ही पल इसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ये तस्वीर शईस के वालिदैन की। ये तुम्हारे फादर है ना? तस्वीर में एक सोबर सी खातून के साथ मौजूद डिसेंट सी शख्स की तरफ इसका इशारा था। कितना खूबसूरत सवाल किया तुमने। शईस के खश्मगीन लहजे पर वो धीरे से हंसी। दरअसल मैं पहली बार तुम्हारे फादर को देख रही हूँ। तस्वीर को बगौर देखते हुए बोली थी। ये तो बहुत अच्छी है। मुतासिर हो जाने वाले अंदाज में सर हिलाते हुए तरीफ़ी लहजे में बोली। गौर से देखो भाई, बिल्कुल अब्बू से मुशाबत रखते हैं। मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। शान का चेहरा इनसे बहुत मिलता जुलता लग रहा है। वो सोचते हुए बोली। तुम गौर करो, जब तक मैं ये तुम्हारा एल्बम। बोलते हुए शईस ने सूरत से इसका एल्बम उचक लिया। शईस, वापस करो। इत्तेजाज़ ने इसे एल्बम वापस लेना था, मगर ये मुमकिन ना हो सका। शदीद शर्मिंदगी से महसूस हुई। इस एल्बम में इसके वालिदैन की तस्वीरों के साथ इसकी बचपन की कुछ तस्वीरें भी थी, जो कि इतनी मज़ीका खेज थी कि गलती से इन तस्वीरों की किसी को नज़र में नहीं आने दे सकती थी। मगर अब शदीद नाराज़गी से घूरी थी, जो मुस्कुराहट छुपाए कबीसे और इसकी कबीस की तस्वीरों को देख रहा था। कोई बात नहीं, इस बचपन में सभी ऐसे अजीबो-गरीब से होते हैं। एल्बम इसे वापस करते हुए संजीदा होने की कोशिश कर रहा था, जबकि छीनने वाले अंदाज में एल्बम इसे लेती वो शदीद नागवार नज़रों से देख रही थी। इस पर आने वाली ये ईद मेरे लिए बहुत अहम है। इसके एकदम ही कहने पर सारा ने इसे देखा, क्योंकि इस पर चांद रात को तुम्हारा चेहरा देखकर आंखें बंद करूँगा और ईद की सुबह आंख खोलने पर मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई देगा। वो बोला था। दूसरी जानिब सारा ने हैरत से देखा। हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। वैसे तुम इतने खुश भी नहीं हो। मुस्कुराहट छुपाते हुए बोली। ईद के दिन तो यहाँ और ज़्यादा चहल पहल होगी। आम दिनों में इतनी रौनक है। ईद के दिन तो तुम सब कज़न्स आपस में इंजॉय कर लेते हो, क्योंकि बाहर से किसी के आने की ज़रूरत ही नहीं। चेहरे के गिद्ध हाथ रखे वो सवालिया लहजे में बोली थी। अब तुम भी साथ होगी तो खुद देखना। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला था। हो ना जाओ कहीं साथ। इस दिन की तरह अगर तुम्हारे हिटलर भाई ने मुझे घर में लॉक कर दिया तो। इनके नखूद से कहने पर यकता भी शईस के चेहरे के तासुरात संजीदा हुए, जिन्हें देखते हुए वो मुश्किल ही हंसी रोक सकी। मुझे तो अब भी ये सोचकर हंसी आती कि मुझे तुमसे दूर रखने के लिए वो मुझे कैद कर सकते हैं, दीवार तक में चिनवा सकते हैं। इसके बावजूद कोई रुकावट मुझे तुम तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। वो दरमियान में इसकी बात काटकर संजीदगी से बोला। मैं दुआ करूँगा ईद के दिन भी मुझे तुम्हारा चेहरा ऐसा ही मुस्कुराता नजर आए। इसके मुस्कुराते चेहरे को देखता हुआ बोला। तुम चाहते हो ऐसा? वो पूछ रही थी। दिल से चाहता हूँ ऐसा, और तुम्हारी तरफ से यही ईद का तोहफा होगा मेरे लिए। वो मुस्कुराती नज़रों से इसे देखता हुआ बोला। अब तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। वो मुस्कुराते हुए बोली। जी तो गाइस, मोर देन इनफ हो गया। अब इंशाल्लाह मिलते हैं। टाइम भी बहुत हो गया, तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे इसकी न्यू एपिसोड के साथ। अब भी मुझे ज़्यादा देर नींद आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, तो मैंने सोना अपनी गम भरी दुख भरी दास्तान मैं आप लोगों को सुना चुकी हूँ। तो अब मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।